नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 7th सोशल साइंस की बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का चैप्टर नंबर 6 द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, इस चैप्टर के फ्रंट पेज पर आप देख सकते हो मेरी यहाँ पे कुछ मूर्तियों की इमेजेस दी हुई है। ठीक है, ये जो मूर्तियाँ हैं ये हमारे रीऑर्गेनाइजेशन, एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन की हैं। ठीक, अच्छा, तो पहले तो इसमें समझ लेते हैं कि ये जो एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन बार बार हम बोल रहे हैं ये है क्या। देखो, इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है ना, मौर्य एम्पायर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब आगे चल के जो मौर्य एम्पायर है ये मेरा क्या है, टूटा है। ठीक है ना, और यही मेरा है एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। जब जो पूरा मौर्य एम्पायर था ये हमारा टूटा और टूटने के बाद में अलग अलग ये किंगडम्स में बदल गया। ठीक है ना, यही है मेरा एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन और इसी के बारे में हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो पहले इसमें हम लोग बिग क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिससे कि हमको एक आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर आखिर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला बिग क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज द पीरियड दैट फॉलोड द मौर्यन एम्पायर समटाइम्स कॉल्ड द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। यही कह रहे हैं कि भाई वो समय काल जो कि हमारा मौर्य एम्पायर के बाद में मतलब इसके बाद में हुआ आया है, इसको हम लोग कई बार एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन क्यों कहते हैं। ठीक है, सेकेंड बिग क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर द वैल्यूज और प्रिंसिपल दैट गाइडेड एम्परर्स ऑफ दैट पीरियड। उस पीरियड के जो एम्परर्स थे, ठीक है, उनके प्रिंसिपल्स, उनके वैल्यूज क्या थे। ठीक है, थर्ड क्या है, हाउ डिड फॉरेन इन्वेडर्स एसिमुलेट इनटू इंडियन सोसाइटी एंड कंट्रीब्यूट टू कल्चर कॉन्फ्रेंस। क्या कह रहे हैं कि भाई जो फॉरेन इन्वेडर्स थे जो कि बाहर से आए थे यहाँ पे हमारे यहाँ हमला करने के लिए, ये किस तरीके से भारत के समाज में मिल गए। ठीक है, और किस प्रकार से इन्होंने हमारी संस्कृति में अपनी छाप छोड़ी है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, तो यहाँ से है हमारे चैप्टर की शुरुआत। लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं आप लोगों से कि दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही कमाल के वीडियोज़ मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, समय ना ज़्यादा बर्बाद करते हुए सीधे हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। भावेशा एंड ध्रुव had recovered from their journey to the Mauryan Empire and were itching for another adventure। देखो, इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने भवेशा और ध्रुव को, जो इन्होंने मौर्य एम्पायर का सफ़र किया है, ठीक है, उसमें हम लोग इनके साथ गए थे। अब जो है ये यही कह रहे हैं कि ये जो दोनों लोग हैं ये अपने इस पुराने मौर्य एम्पायर का जो ये सफ़र था इससे अब ये उभर चुके हैं और अब ये नए एडवेंचर के लिए तैयार हैं। दे डिसाइडेड टू यूज़ इतिहासा अगेन एंड लैंडेड इन अ न्यू हिस्टोरिकल पीरियड। इन्होंने फैसला करा कि इतिहासा को फिर से इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में दिया था कि इतिहासा क्या है, इनकी टाइम मशीन है। ठीक है, तो ये अपने टाइम मशीन की इतिहासा को फिर से इस्तेमाल करेंगे और इतिहास के ये एक नए समय काल में पहुंचेंगे। दे कम अक्रॉस अ कलेक्शन ऑफ आर्ट पीसेस, ईच वन क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर। क्या है कि भाई कुछ आर्ट पीसेस के कलेक्शन इनके नज़र में आए, इन्होंने देखे, जो कि एक से दूसरे से बहुत ज़्यादा क्या थे, अलग थे। सी फिगर 6.11। क्या कह रहे हैं, 6.11 को देखिए, तो ये 6.12 है और ये है हमारा 6.11। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कितने अलग अलग हैं। ठीक, ऐसे ये गोल में है, यहाँ पे चौकोर शेप में मूर्तियाँ बनी हुई, ये तो अलग से मूर्ति बनी हुई है। और ये बर्तन के ऊपर देख सकते हो बहुत ही सुंदर सुंदर क्या करी गई है, नक्काशी करी गई है, बहुत सुंदर सुंदर से यहाँ पे फिगर्स बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए, दे वंडर्ड कुड दीज आर्टिफैक्ट्स बिलोंग टू मल्टीपल किंगडम रादर देन वन। इनको देखकर इन दोनों ने सोचा कि भाई ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं, ये जो अवशेष हैं, ये जो मूर्तियां हैं, क्या ये हमारे अलग अलग किंगडम्स के हैं, मतलब एक की बजाय क्या ये अलग अलग किंगडम्स के हैं, ऐसे इनके मन में सवाल उठा। दे गेस्ड राइट, उन्होंने सही अंदाजा लगाया। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर वी विल ट्रैवल ओवर आ फेयरली लॉन्ग पीरियड। क्या कह रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर हम लोग काफ़ी लंबा सफ़र करने वाले हैं। हियर वी गो, तो ये हमारा सफ़र शुरू होता हुआ। वेरी लिटिल नोन अबाउट अशोका सक्सेसर
टू दी थ्रोन। क्या कह रहे हैं कि अशोक के बाद में, देखिए हम लोगों ने अशोक तक इससे पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। आप क्या कह रहे हैं कि अशोक के बाद में जो गद्दी पर बैठा है उसके बारे में हमको बहुत ही कम जानकारी मिलती है। It is generally accepted, however, that the last Mauryan emperor was assassinated around 185 BCE by his commander-in-chief पुष्यमित्र शुंगा। क्या कह रहे हैं कि भाई अशोक के बाद में कौन गद्दी पे बैठा है इसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं, बहुत ही कम जानकारी है, लेकिन ये माना जाता है कि जो आखिरी मौर्य सम्राट था, ठीक है, उसको असैसिनेट कर दिया गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी 185 BCE में। किसके द्वारा? उनके ही कमांडर के द्वारा, जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंगा। दिस लेड टू द ब्रेकअप ऑफ एम्पायर हार्डली हाफ अ सेंचुरी आफ्टर अशोका एज वी मेंशन इन द लास्ट चैप्टर। क्या कह रहे हैं? इसकी वजह से जो इनका ये एम्पायर है, जो मौर्य एम्पायर है, ये क्या है? बट गया है, टुकड़ों में टूट गया है, ठीक है। और ये जो घटना घटित हुई है ये हाफ सेंचुरी यानी कि अशोक के 50 साल बाद ही घटित हुई है, ठीक है, जैसे कि हमने इससे पहले चैप्टर में मेंशन करा था। मैनी न्यू किंगडम इमर्ज अक्रॉस सब कॉन्टिनेंट विच ऑफन वर अर्लियर ट्रिब्यूटरीज किंगडम अंडर द ओवरलॉर्डशिप ऑफ द मौर्य एम्पायर। क्या कह रहे हैं कि भाई जो लास्ट एम्परर हैं मौर्य के, उनकी मौत के बाद में कई सारे नए नए किंगडम्स जो हैं वो उभरे हैं, ठीक है। ये सारे किंगडम्स पहले मौर्य एम्पायर के क्या होते थे? अंडर में आते थे, ठीक। द नॉर्थ वेस्ट रीजन बिकेम वीक, जो नॉर्थ वेस्ट का क्षेत्र है वो कमजोर हो गया है, एक्सपोजिंग इट टू द इन्वेजन फ्रॉम द आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट, जिसकी वजह से सब कॉन्टिनेंट के बाहर से क्या हो रहे हैं? घुसपैठ हो रही है, मतलब सब कॉन्टिनेंट के बाहर से जो लोग हैं वो यहाँ पर हमला कर रहे हैं। This period is also known as Age of Reorganization by some scholars, as the existing region were being reorganized into new kingdoms that were constantly competing to become powerful। क्या कह रहे हैं कि इस पीरियड को कई स्कॉलर्स द्वारा एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय जो पहले से ही मेरे मौजूद क्षेत्र थे वो क्या हो रहे थे? रीऑर्गेनाइज हो रहे थे, नए नए राज्यों में बन रहे थे, और ये जो नए नए राज्य हैं ये आपस में इनकी प्रतिस्पर्धा चली थी, आपस में ये कम्पीट कर रहे थे पावरफुल, शक्तिशाली बनने के लिए। द मैप ऑफ इंडिया चेंज सिग्निफिकेंटली इन दैट एज। इस समय काल में जो भारत का नक्शा है वो काफ़ी उसमें बदलाव आया है। एज डिड पीपल्स लाइफ, और साथ ही में लोगों के जीवन में भी काफ़ी क्या आया है? बदलाव आया है। लेट्स एक्सप्लोर। Create a timeline on a sheet of paper marking the period from the first year of 2nd century BCE and ending in the last year of the 3rd century CE। देखो क्या कह रहे हैं कि आपको पेपर पर क्या करना है? एक टाइमलाइन बनानी होगी, ठीक है। ये टाइमलाइन आप 2nd century BCE से लेकर 3rd century CE तक बनाओगे। हाउ मैनी ईयर्स डज दिस पीरियड कवर? इस पीरियड में कितने मेरे ईयर्स आएंगे? As we progress through the chapter, mark the key individual kingdoms and event on the timeline। क्या कह रहे हैं? जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आपने जो टाइमलाइन तैयार करी हुई है इस पे आपको जो कह सकते हो बड़े बड़े राज्य हैं, जो मुख्य राज्य हैं, मुख्य घटनाएं हैं, उनको क्या करना है? मार्क करना है, ठीक है। तो आप लोग टाइमलाइन बना लीजिए 2nd BCE से 3rd century CE तक, ठीक है। देखो 2nd century से तो 100-200 साल इधर हो गए, और CE तो अगर मैं इनके बीच में बात करूं तो ये 500 साल तक कवर कर रहे हैं, ठीक है। ये 500 साल तक कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। 500 हुआ ना? हाँ, 500 ही हुआ। 500 साल तक का ये कवर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप ना एक टाइमलाइन बना लेना इस तरीके से। पहले लिख देना यहाँ पे 2nd century BCE, ठीक है, BCE, और यहाँ से ऐसे स्टार्ट कर देना। सेकेंड के बाद में यहाँ पे क्या आएगी? फर्स्ट आएगी, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट के बाद में आपका क्या होगा? स्टार्ट होगा किसका? CE का। C का फर्स्ट, C का सेकेंड और C का थर्ड, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे आपको एक टाइमलाइन बना लेनी है। चलो जी, तो अब हम लोग मौर्य साम्राज्य के बाद में क्या हुआ है उसको देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा एक मैप दिया हुआ है। ये मैप मेरा किसका है? जो प्रोमिनेंट डायनेस्टीज, जो प्रोमिनेंट वंश आए हैं मेरे एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन के दौरान, उनका ये मैप है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे हमारे एंडो ग्रीक्स हैं, ठीक है, ये खुशाना है, यहाँ पे शखास, ये शुंगास, शुंग वही जिन्होंने असैसिनेट किया है आखिरी उनको क्या बोलते हैं? मौर्य एम्परर को, ठीक है।
साथ में यहाँ सत्यवानास हैं, यहाँ पे चेदीस हैं, चेरास हैं, पांड्या, चोला, ये सब यहाँ पर ये राज्य जो हैं इस समय पर मेरे क्या है उभरे हैं। लेट्स रिमेंबर while working on the timeline did you notice the transition from BCE to CE? क्या कह रहे हैं, जब आप टाइमलाइन पे काम कर रहे थे तो आपने क्या जो ये ट्रांजिशन है BCE से CE का, इसको आपने नोटिस करा? अच्छा, BCE CE क्या होता है ये पता है? चलो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आप लोग ये ऑलरेडी सीख चुके हो पर मैं बता देता हूँ। देखो, BCE का मतलब है बिफोर कॉमन एरा और CE का मतलब है कॉमन एरा, ठीक है ना। ये आपने दूसरी बुकों में डिफरेंटली देखा होगा, हो सकता है यहाँ पे बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट ऐसे करके कुछ लिखा हो, ठीक है। देखो हुआ क्या है कि भाई यहाँ पे इस टाइम पर क्या हुआ, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है, तो इनके जन्म से पहले का जो टाइम है वो मेरा BCE में जाता है और बाद का जो टाइम है वो CE में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 0 होगा, 0 कहाँ है, जहाँ पे क्राइस्ट का जन्म हुआ है, और ये मेरे साल जो है ऐसे काउंट करे जाएंगे उल्टे, ठीक है, और यहाँ के साल मेरे कैसे ऐसे सामने सामने काउंट करे जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं, ठीक है। इसमें इससे पहले के जो साल है वो मेरे BCE में जाएंगे, इसके बाद के साल मेरे किस में आने वाले हैं, CE में आने वाले हैं, मतलब बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा में आने वाले हैं। अच्छा, ऊपर मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि भाई बताओ 2nd सेंचुरी BCE से 3rd सेंचुरी CE के बीच में बताओ कितने साल आएंगे। तो 2nd सेंचुरी का मतलब क्या है, 200 BCE, 200 BCE, ठीक है। तो अब देखो 200 BCE से 0 तक 200 साल हो जाएगा, और 3rd सेंचुरी CE यानी कि 300 CE, तो 300 CE तक मेरा क्या हो जाएगा, 300 साल और हो जाएगा। तो 200 + 300 कितना होता है, 500, ठीक है। तो इस तरीके से ऊपर हम लोगों ने आंसर निकाला था कि 2nd सेंचुरी BCE से लेकर 3rd सेंचुरी CE तक मेरे 500 ईयर्स होंगे। कितने होंगे, 500 ईयर्स होंगे, ठीक है ना। चलिए लेट्स एक्सप्लोर, क्या इसमें इन द प्रीवियस चैप्टर यानी कि इससे पहले वाले चैप्टर में यू स्टडी द मैप ऑफ मौर्य एम्पायर, आपने मौर्य एम्पायर के नक्शे को क्या करा है, स्टडी करा है। अब इज द मैप ऑफ पोस्ट मौर्य पीरियड, ऊपर मेरा मौर्य एम्पायर के बाद के समय का नक्शा दिया हुआ है। हाउ मेनी किंगडम्स कैन यू काउंट इन द रीजन दैट वर प्रीवियसली अंडर द कंट्रोल ऑफ मौर्य एम्पायर, क्या कह रहे हैं कि भाई वो भूमि जो कि पहले मौर्य एम्पायर के कंट्रोल में हुआ करती थी, अब आपको इस मैप में उस भूमि पर और कौन कौन से राज्य दिखाई दे रहे हैं। तो देखो मौर्य एम्पायर की अगर मैं बात करूं तो इनका जो एम्पायर है ना वो इस तरीके से मेरा फैला हुआ था, ठीक है, एकदम नीचे तक नहीं लेकिन इस तरीके से मेरा ये क्या है, फैल रखा हुआ है, ठीक है। तो बताओ इनकी ज़मीन पर अब हमको कौन कौन से दिख रहे हैं, ये सारे यहाँ के ऊपर के सारे जितने भी है ना, ये सारे मौर्य एम्पायर की ही ज़मीन में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन सब का नाम लिख सकते हो, एंडो ग्रीक, सखा, शुंगा का नाम अभी ऊपर आया है, जिन्होंने असैसिनेट करा हुआ है उनको क्या बोलते हैं, लास्ट मौर्य एम्पायर को, चेदी, सतवानास, ठीक है, इन सब के नाम इसमें आप लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन यही तो कह रहा था ना कि भाई बताओ आप मौर्य जो वो हैं मौर्य एम्पायर के अंदर जो ज़मीन थी, आप उन पे कौन कौन से राज्य हैं, तो इन्हीं के नाम लिख सकते हो आप, ठीक है। चलो, द न्यू किंगडम्स नाउ कम्पीट फॉर टेरिटोरियल कंट्रोल, जो नए किंगडम्स जो नए राज्य हैं अब वो टेरिटोरियल यानी जमीन को भूमि को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। पीसफुल मेथड्स लाइक मैट्रिमोनियल अलायंस बिटवीन नेबरिंग किंगडम और द यूज ऑफ फोर्स इन वॉरफेयर वर मीन ऑफ गेनिंग कंट्रोल, क्या कह रहे हैं कि भाई कंट्रोल भूमि पे काबू करने के, कब्जा करने के मेरे कई सारे तरीके हैं, जैसे कि शांतिपूर्ण तरीका है एक मेरा मैट्रिमोनियल अलायंस। मैट्रिमोनियल अलायंस का मतलब क्या है, शादी कर ली, ठीक है, पड़ोसी राज्यों ने अपने राजकुमार राजकुमारी या फिर राजा रानी की क्या करा दी, शादी करा दी। अब क्योंकि शादी हो गई है तो दोनों में क्या हो गया, रिलेशन हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से अब जो लैंड है वो ज़्यादा कंट्रोल के अंदर आ गई, ठीक है। तो ये पीसफुल मेथड होता था कि भाई शादी करा दी। इसके अलावा जो नेबरिंग किंगडम्स हैं वो क्या है, आपस में फोर्स का भी यूज़ करते थे, मतलब लड़ाई भी करते रहते थे, ठीक है। ये सब मेरे क्या थे, तरीके थे और कब्जा करने के और काबू पाने के भूमि के ऊपर, ठीक है। चलिए, रिमेंबर दैट देयर वॉज कॉन्स्टेंट रेसलिंग फॉर कंट्रोल ओवर एरियाज अलॉन्ग दी बॉर्डर्स, क्या कह रहे हैं कि भाई सीमा पर लगातार लड़ाई चल रही थी, लगातार ये सब जो कह सकते हो खींचातानी है, ये सब मेरी चल रही है। एज गेनिंग कंट्रोल ओवर दैम वॉज इंपॉर्टेंट टू कीप द किंगडम सेफ फ्रॉम अटैक। क्यों भाई, क्योंकि देखो जब सीमा सुरक्षित होगी तभी तो राज्य सुरक्षित होगा कि नहीं होगा। तो यही इसमें कह रहे कि भाई सीमा पर काबू रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर राज्य को सुरक्षित रखना है तो उसके लिए, ठीक है, हमने सुरक्षित रखना है तो उसके लिए सीमा पर काबू करना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
टुगेदर, साथ में, विद दोज पॉलिटिकल इवेंट्स देयर वर अ बर्स्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर एंड एनरिचिंग कल्चर एक्सचेंजेस। क्या कह रहे हैं कि इन सबके साथ में ये जो पूरी राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं, इनके साथ साथ में चित्रकला, लिटरेचर, साहित्य, इन सब में भी क्या आया है, काफ़ी कह सकते हो विकास हुआ है। ठीक, काफ़ी तेज़ी से इनमें विकास हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से जो कल्चर है, साहित्य है हमारा, वो और भी ज़्यादा क्या हो गया, एनरिच हो गया है। वी विल गेट अ पीक इनटू दिस इन फॉलोइंग सेक्शंस। हम इन सेक्शंस में इसमें एक नज़र मारेंगे। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक इमेज दी हुई है, ठीक, प्रोमिनेंट डायनेस्टीज ऑफ सब कॉन्टिनेंट, कि उस समय की प्रोमिनेंट डायनेस्टीज कौन कौन सी थी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मेरी क्या दी है, डायनेस्टी फ्रॉम विद इन द सब कॉन्टिनेंट, यानी सब कॉन्टिनेंट के अंदर के मेरे वंशों के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, जो कि है शुंगा, छेदी, सत्यवानास, छोला, चेरा, पांड्या। ठीक है, और ये वो वंश हैं जो कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के बाहर थे, जैसे कि इंडो ग्रीक हो गया, शखास हो गया, कुशान हो गए। ठीक है, चलिए, सर्ज ऑफ शुंगास। पुष्यमित्र शुंगा फाउंडेड द शुंग डायनेस्टी विच रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। क्या कह रहे हैं कि भाई पुष्यमित्र शुंगा जो हैं, इन्होंने शुंग वंश की क्या करी, स्थापना करी है। ठीक है, और इसने नॉर्थ के एरिया पर और सेंट्रल इंडिया के कई एरियाज पर क्या करा है, राज करा है। ही परफॉर्म्स द अश्वमेघ यज्ञ, a Vedic ritual to establish himself as the most powerful ruler। इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। ठीक है, ये एक वेदों से जुड़ा हुआ मेरा क्या है, कर्मकांड, क्रियाकांड होता है, जिसमें जो राजा है वो खुद को सबसे ताकतवर राजा के तौर पे स्थापित करता है। Although his empire was smaller than the previous Maurya empire, comparing their two maps, he kept it safe from potential invaders and maintained friendly relations with the Greeks आफ्टर सम इनिशियल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट देम। क्या कह रहे हैं कि वैसे तो इसका जो राज्य था वो मौर्य एम्पायर की तुलना में छोटा था, लेकिन इसने अपने राज्य को सुरक्षित रखा है बाहर से जो हमलावर हैं उनसे, और इसने दोस्ताने संबंध भी बना के रखे हैं ग्रीक्स के साथ में, यूनान के साथ में। ठीक है, शुरुआत में कुछ सैन्य अभियान करें इन्होंने यूनान के खिलाफ, लेकिन फिर इन्होंने शांति बहाल करी उनके साथ में। बट अगेन द एम्पायर डिड नॉट लास्ट लॉन्ग आफ्टर हिम, अ सेंचुरी लेटर इट वॉज गॉन। क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर से जो इनका एम्पायर है वो लंबे समय तक नहीं टिक पाया, और इसके जाने के बाद में, इसके मरने के बाद में, यही कोई एक शतक के अंदर यानी 100 साल के अंदर एम्पायर गायब, मतलब एम्पायर इनका खत्म। द पीरियड विटनेस द रिवाइवल ऑफ वैदिक रिचुअल एंड प्रैक्टिसेस। क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारा पीरियड है, ये जो हमारा समय है, इस समय जो वैदिक रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस हैं ये फिर से क्या हुए हैं, जीवन में, मतलब हरकत में आए हैं, फिर से इनका इस्तेमाल हुआ है। बट अदर स्कूल ऑफ थॉट नेवरदलेस कंटिन्यू टू फ्लोरिश, लेकिन जो बाकी विचारधाराएं हैं वो भी समय क्या है, चलती रही हैं। ठीक है, तो डोंट मिस आउट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रामायण का एक सीन यहाँ पे डिपिक्ट करा गया है, जिसमें जो राम है वो अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। ठीक है, देखो अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता था कि भाई एक घोड़ा है, ठीक है, उसको बिन लगाम के छोड़ दिया जाता था। अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता है कि जो घोड़ा होता है इसको बिन लगाम में छोड़ दिया जाता है, और घोड़ा जहां जहां तक भी दौड़ता है उस जगह को राजा की भूमि मान ली जाती है। अगर मान लो वो किसी दुश्मन राज्य में चला गया घोड़ा, ठीक है, तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या फिर तो उस दुश्मन राज्य से राजा का युद्ध होगा, और या फिर तो अगर उस दुश्मन राज्य ने राजा के इस घोड़े को जाने दिया, इसका मतलब क्या है कि वो एक तरीके से सरेंडर कर रहे हैं इस राजा के अंदर। ठीक है, तो यही मेरा अश्वमेघ यज्ञ हुआ करता था। ठीक है ना, चलिए, अश्वमेघ यज्ञ वॉज अ वैदिक रिचुअल कंडक्टेड बाय मैनी रूलर्स टू डिक्लेयर देयर पोजीशन एज द किंग। क्या कह रहे हैं, अश्वमेघ यज्ञ जो है ये एक वैदिक रिचुअल है जो कि कई सारे राजाओं द्वारा कराया गया है अपने आप को राजा के तौर पर स्थापित करने के लिए। इन दिस रिचुअल, इस रिचुअल में अ हॉर्स अकम्पनीड बाय सोल्जर्स वाज लेफ्ट टू वंडर फ्रीली। क्या कह रहे हैं, एक घोड़े को सिपाहियों के साथ में जो होता था, मतलब सिपाही घोड़े पर नजर रखते थे, उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था। ठीक है, कि वो कहीं भी घूम सकता है। एनी टेरिटरी दैट दी हॉर्स क्रॉस अनचैलेंज वर कंसीडर्ड टू बिकम अ पार्ट ऑफ किंग्स एम्पायर। क्या कह रहे हैं कि कोई भी भूमि जिसको घोड़ा बिना किसी चुनौती के पार कर लेता था, उस भूमि को राजा के एम्पायर के अंदर मान लिया जाता था। इफ एनी रूलर स्टॉप दी हॉर्स, अगर कोई शासक घोड़े को रोकता था,
इट लेड टू द बैटल टू डिटरमाइन सुप्रीमेसी। तो क्या होता था, युद्ध होता था ये तय करने के लिए कि इन दोनों में से शक्तिशाली कौन है। ठीक है, युद्ध किसके बीच में होता था, घोड़े और दूसरे राज्य के बीच में? नहीं नहीं नहीं, जिस राज्य का घोड़ा ना उस राजा के बीच में, और दूसरे जिसने घोड़े को रोका है उसके बीच में। ठीक है, चलो। संस्कृत इमर्ज्ड एज वन ऑफ द प्रेफर्ड लैंग्वेजेस फॉर फिलोसॉफिकल एंड लिटरेरी वर्क। क्या कह रहे हैं कि इस समय पर जो संस्कृत है इसको प्रेफर्ड लैंग्वेज माना जाता था। जो भी फिलोसॉफिकल और जो लिटरेरी वर्क हैं वो हमारे संस्कृत में हुआ करते थे। ठीक है, डू यू रिकॉल सम एस्पेक्ट ऑफ द योगा सूत्रा इन योर फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग क्लासेस इन ग्रेड 6? क्या कह रहे हैं कि भाई क्या आपको कुछ याद आ रहा है योगा सूत्रा जो कि आपने क्लास 6 में पढ़ा था? ठीक है, उसमें से कुछ याद आ रहे हैं आपको कुछ चीज़ें? दीज योगा सूत्रास वर कंपाइल्ड बाय पतंजलि ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये जो योगा सूत्र हैं इनको कंपाइल्ड किसने करा था? पतंजलि नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने करा था, और वो इसी पीरियड के टाइम पर करा गया है। ठीक है, द शुंगास पेट्रनाइज लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। क्या कह रहे हैं कि जो शुंग हैं इन्होंने साहित्य, चित्रकला, इन सबको क्या किया है? बहुत ही बढ़ावा दिया है। दी भारहुत स्तूपा इन दी प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश प्रेजेंट अस विद द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ शुंगा आर्ट। क्या कह रहे हैं? जो भारहुत स्तूपा है जो कि आज के समय मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, ये एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है शुंग आर्ट का। इट वॉज प्रोबेबली बिल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका। शायद ये अशोक के समय पे बनाया गया था। बट द शुंगा एडेड ब्यूटीफुल कार्विंग रेलिंग्स एंड रिलीफ डिपिक्टिंग स्टोरीज फ्रॉम द बुद्धा लाइफ। क्या कह रहे हैं? लेकिन बाद में जो शुंग है इन्होंने क्या करा है कि इनमें रेलिंग्स ऐड करी हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर इन्होंने रेलिंग्स बनाई हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर उसमें रिलीफ्स बनाए हैं, मतलब कि कैरेक्टर्स अलग अलग उसमें उन्होंने गुदवाए हैं जो कि बुद्ध के जीवन को दर्शाते हैं। ठीक है, दीज आर कंसिडर्ड सम ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट। इनको बुद्धिस्ट आर्ट के कह सकते हो बहुत ही हमारे शुरुआती उदाहरण के तौर पे इनको देखा जाता है बुद्धिस्ट आर्ट का। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो भाई, बहुत ही सुंदर सुंदर सी रेलिंग है। ठीक है, और ये कार्विंग आपको दिख रही होगी। ठीक, और उस कार्विंग पे इस तरीके की क्या है मूर्तियां बनाई गई हैं। ठीक है ना। चलिए, तो ये आप देख सकते हो कि भाई इसमें हमारी रेलिंग दी है किसकी? भारहुत स्तूपा की। ठीक, इस पे कार्विंग ऑफ किनकी है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी किनको कहा जाता है? जो वेल्थ की गॉडेस है उनको। ठीक है, इस पे आप देख सकते हो कि भाई कुछ सिंगर्स और जो डांसर्स हैं वो परफॉर्म कर रही हैं, और एलिफेंट जो हैं इन्होंने व्हील ऑफ धर्म को क्या है? पकड़ा रखा है। ठीक है, धर्म, व्हील ऑफ धर्म किनका निशान है? ये अशोक का निशान माना जाता है। ठीक है, चलो। सम शुंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर्ट। अब यहाँ पे शुंग के कुछ हमारे कह सकते हो आर्ट के यहाँ पे कुछ मूर्तियां दी हुई हैं। ठीक है, इन सबको आप देख सकते हो। देखो कितनी सुंदर सुंदर है। ठीक, तो 6.61 में क्या है? इसमें पिलर विद अ ग्रीक वॉरियर। ठीक है, एक यूनान योद्धा, एक खंबा इसमें यूनान योद्धा को बनाया गया है। ठीक है, मेल फिगर है 6.62 में, इस वाले में ये एक मेल फिगर है, ये एक यूनान योद्धा को दर्शाता हुआ फिगर है, और यहाँ पे एक मेल फिगर दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड में क्या है? एक महिला है बच्चे के साथ में। इसमें क्या है? एक महिला है किसके साथ में? बच्चे के साथ में। ठीक है, फोर्थ में क्या है? एक महिला है जिनके पास में पंखा है, फैन है हाथ वाला। ठीक, इससे खुद की हवा कर रही होंगी। ठीक है, फिफ्थ में मेरा क्या है? फिफ्थ के अंदर हमारा एक वास दिया हुआ है जिस पे आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सुंदर सी मेरी डिज़ाइन बनी हुई है। ठीक है, देन इसके बाद में सिक्स्थ के अंदर फीमेल वो है, टेराकोटा फिगर है। ठीक है, और ऑर्नामेंट्स हैं हमारे। ठीक, ये आप देख सकते हो, ये सब है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हो किसमें क्या क्या है। ठीक, कौन किसी से बनाए सब यहाँ पे पढ़ सकते हो। चलिए, लेट्स एक्सप्लोर। क्या कह रहे हैं? बिलो इज अ पैनल फ्रॉम दी भारहुत स्तूपा। नीचे मेरे भारहुत स्तूपा का एक पैनल दिया हुआ है। लुक एट द टू फिगर्स ऑन द राइट। राइट में जो दो फिगर्स हैं इनको देखो। व्हाट आर दे डूइंग? क्या लगता है क्या कर रहे हैं ये लोग? कैन यू गेस देयर प्रोफेशन? क्या आप इनके प्रोफेशन को, व्यवसाय को पहचान पा रहे हो? तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लोग दीवार काट रहे हैं। ठीक है ना। आई थिंक ये लोग मेसन्स हैं, मेसन्स जो कि दीवार को काटने का काम करते हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है ये लोग कार्विंग कर रहे हों। ठीक, किसी चीज़ को कार्व कर रहे हो पत्थर के ऊपर, है कि नहीं। नोटिस देयर अटायर। इनके अटायर को नोटिस करिए।
कि इन्होंने क्या पहन रखा है। तो ये पत्तों की इन्होंने पोशाक वोशाक बनी ये पहनी हुई है। वॉट डज दिस टेल अस अबाउट दैम, इनके बारे में ये जो हमारी ये है इमेज ये क्या बता रही है, ठीक है। लिस्ट अदर डिटेल्स दैट यू नोटिस इन दी पैनल एंड डिस्कस योर फाइंडिंग इन दी क्लास, बाकी जो आपको डिटेल्स इस पैनल में दिख रही हैं उनको देखो और क्लास में आपने क्या नोटिस करा इसके बारे में बताओ, ठीक है। तो ये है हमारा वो पैनल, ठीक। तो इसमें आपको देखकर जो भी समझ में आ रहा है उसके बारे में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए लेट्स एक्सप्लोर, लुक क्लोजली एट द पिक्चर इन दी कोलाज इन फिगर 6.6। क्या कह रहे हैं 6.6 में फिगर में जो मेरा कोलाज दिया है उसको देखो। तो 6.6 कहाँ है, ये वाला है, ठीक है। ये वाली जो इमेज है ये मेरी 6.6 है। क्या कह रहे हैं, इन अ नोट राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन ऑन द क्लोथ, द ज्वेलरी एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज। क्या कह रहे हैं कि भाई आपको एक नोट में जो भी आप ऑब्जर्व करो कि उन्होंने क्या कपड़े पहने हैं, क्या गहना पहना हुआ है और उनकी डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं उनके बारे में लिखो, ठीक है। तो चलो भाई इस फिगर पर वापस आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लोगों ने क्या क्या पहना हुआ है, यहाँ पे लोगों ने ज्वेलरी पहन रखी हुई है, गहने पहने हुए हैं, ठीक है। साथ ही में फ़ैन है यहाँ पर, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर गहने हैं हमारे, ठीक है। कंघी हो गया, नेकलेस टाइप हो गया, कड़े हो गए, ये सब है हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो क्लॉथ्स हमको क्या दिख रहे हैं भाई, क्लॉथ्स ड्रेप्ड गारमेंट यानी ऊपर से डालने वाले हमको कपड़े दिख रहे हैं। ज्वेलरी, हेयर ऑर्नामेंट ये सब दिख रहा है, ठीक है। ज्वेलरी की बात करूँ तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, नेकलेस दिख रहा है, कड़े दिख रहे हैं, बैंगल्स दिख रहे हैं, ईयरिंग्स दिख रही हैं, कान में पहने जाने वाली बाली, ठीक है। और डेली यूज़ के हमको कौन से ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, कंघी अंगी दिख रही है हमको, ठीक है ना, कंघी दिख रही है। इसके अलावा हमको बर्तन जिसमें सामान रखते हैं बर्तन दिख रहा है हमको, है कि नहीं। तो हमको कई सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। तो आपको यही सब चीज़ें यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है दोस्तों। चलिए द सतवानास, तो अब हम लोग सतवाना जो एम्पायर है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रॉम द लिमिटेड एविडेंस अवेलेबल द शुंगा सीम्स टू हैव वेज्ड वॉर विद मैनी ऑफ देयर नेबरिंग रीजन। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास में जो लिमिटेड जो हमारे पास में सबूत अभी उपलब्ध हैं उनसे हम ये देख सकते हैं कि जो शुंग हैं इन्होंने अपने नेबरिंग रीजन, अपने आसपास के क्षेत्र में क्या करा है, युद्ध लड़ा है, ठीक। कई सारे युद्ध इन्होंने करे हैं। दिस मे हैव इंक्लूडेड द सतवानास, इसमें सतवाना भी शामिल हो सकते हैं। हु रूल्ड लार्ज पार्ट ऑफ द डेक्कन फ्रॉम द 2nd सेंचुरी BCE ऑनवर्ड, जिन्होंने सतवाना कौन है, इन्होंने डेक्कन पर राज करा है 2nd सेंचुरी BCE से आगे, मतलब इस टाइम से इन्होंने राज करना शुरू किया, उसके आगे तक इन्होंने काफ़ी आगे तक राज करा है, ठीक। ये किसके थे, शुंग एम्पायर के साउथ यानी कि दक्षिण दिशा में नीचे की तरफ पड़ते थे, ठीक है। मैप पर चलते हैं, कहाँ गया वो वाला, ये वाला मैप, ठीक है। और देखो शुंग कहाँ है मेरे, शुंग ये रहे, कोई इस पिक्चर को थोड़ा क्लियर होने दो, हो जाओ जल्दी। देखो शुंग मेरे कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। और सतवाना कहाँ है, इनके दक्षिण में यानी कि यहाँ नीचे साउथ में, ठीक है ना। और सतवाना ने जो डेक्कन का एरिया है इस पर क्या करा है, राज करा है, ठीक है, 2nd सेंचुरी BCE और उससे आगे, ठीक है ना। चलिए तो कहाँ पर थे, यहाँ पर थे हम लोग। समटाइम्स रिफर टू एज आंद्रास, इनको आंद्रास कह के कई बार रेफर करा जाता है, ठीक है। The Satvana were a powerful dynasty and their empire largely comprised of present-day Andhra Pradesh, Telangana and Maharashtra with different capital cities at different times. The most famous were Amravati and Pratisthana, ठीक है, प्रतिष्ठाना, प्रधान। क्या कह रहे हैं कि भाई इन्होंने ये एक शक्तिशाली वंश था, ठीक है। और आज के समय जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र है वो क्या है, पहले के टाइम पे इन्हीं के राज्य में आता था, ठीक है। और इनके जो बहुत ही फेमस कैपिटल्स हैं वो हमारे अमरावती और प्रतिष्ठान है, ठीक। ट्रेड एंड कॉमर्स अपीयर टू हैव फ्लोरिश्ड इन दी सतवानास किंगडम। क्या कह रहे हैं, सतवान के किंगडम में, इनके राज्य के अंदर जो व्यापार है वो काफ़ी फला फूला है, व्यापार काफ़ी क्या है, फैला है। Coin issued by Satavana ruler have been found in various regions of India from Gujarat to Andhra Pradesh, India's western and eastern coast। क्या कह रहे हैं कि वो जो सिक्के इनके द्वारा चलाए गए थे, सतवाना शासकों द्वारा जो सिक्के चलाए गए हैं ये भारत के कई सारे क्षेत्रों में पाए गए हैं, गुजरात से लेकर आंध्र प्रदेश तक ये हमको मिलते हैं, भारत के वेस्टर्न घाट से लेकर ईस्टर्न घाट तक हमको ये मिलते हैं।
Indeed, many coins depicted ships, suggesting that maritime trade were an important part of the economic life. क्या है, कई सारे सिक्के हैं जिनमें मेरे शिप्स जहाज बने हुए हैं, जो कि ये सजेस्ट कर रहा है कि उस समय पर मैरीटाइम ट्रेड यानी कि पानी से होने वाला व्यापार क्या था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था आर्थिक जीवन का। ठीक है, तो ये सतवाना के सिक्के हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपको नजर आए कि ये मेरी क्या है, शिप है। ठीक है, जो कि पानी पर तैर रही है, और ये क्या है, मास्ट हैं जो लगे नहीं होते हैं जिन पे हवा लगती है और ये शिप ट्रैवल करती है। ठीक है, वो मेरी बने हुए हैं। ठीक है ना। चलिए, द टाइप ऑफ शिप डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स अब सजेस्ट एडवांस शिप बिल्डिंग एंड नेविगेटिंग टेक्नोलॉजीज। क्या कह रहे हैं कि भाई जिस प्रकार की नाव हमको इस सिक्के के ऊपर दिख रही है, इससे हमको ये पता चलता है कि इनके टाइम पे काफ़ी एडवांस शिप बिल्डिंग होती थी। मतलब ये काफ़ी अच्छे तरीके से शिप को बिल्ड करते थे। इनकी जो टेक्नोलॉजी थी शिप को बनाने की, वो काफ़ी क्या थी, बढ़िया थी। ठीक है, चलिए, एग्रीकल्चर फ्लोरिश्ड इन द कृष्णा गोदावरी रिवर सिस्टम विच प्रोवाइडेड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी टू द किंगडम। क्या कह रहे हैं कि खेती बाड़ी खूब हमारी फली फूली है कृष्ण गोदावरी का, जो ये नदियों का पूरा तंत्र है इसमें, जिससे कि जो ये राज्य है इसकी जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी क्या है, स्थिर है। दी सतवाना हैव एक्टिव ट्रेड नेटवर्क दैट रीच एज फार एज रोमन एम्पायर एंड इंक्लूड एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स लाइक स्पाइसेस, टेक्सटाइल, सैंडलवुड एंड लग्जरी टेक्सटाइल लाइक गोल्ड प्लेटेड पर्ल्स, आइवरी एक्सेट्रा। क्या कह रहे हैं कि ये जो सतवाना है, इनके जो ट्रेड नेटवर्क था काफ़ी एक्टिव था, काफ़ी दूर तक फैला है। ये रोमन एम्पायर तक इनका ट्रेड नेटवर्क फैला हुआ था। ठीक है, वहाँ से ये सामान जैसे कि मसाले हो गए, कपड़े हो गए, चंदन हो गया, और कई सारे हमारे जो लग्जरी आइटम्स होते हैं जैसे कि सोने में जड़े हुए हमारे हीरे जवाहरात और आइवरी, ये सब भेजा करते थे। ठीक है, इन सब का आदान प्रदान होता था। इम्पोर्ट्स इंक्लूड ग्लास एंड परफ्यूम्स और ऑइंटमेंट्स। क्या कह रहे हैं कि भाई इंपोर्ट में क्या होता था, ये लोग कांच हो गया और जो परफ्यूम है उनका इंपोर्ट करा करते थे। टोल्स एंड टैक्सेस ऑन द ट्रेड एडेड रेवेन्यू टू द किंगडम। जो टोल्स हैं, जो टैक्स इन्होंने व्यापार के ऊपर लगाया है, इसने जो किंगडम है उसके रेवेन्यू को, उसके पैसे के और बढ़ा दिया। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड अ रिलेटिवली पीसफुल पॉलिटिकल पीरियड facilitate the development of literature, art and culture to which the सतवाना make significant contribution। क्या कह रहे हैं कि ये जो अर्थव्यवस्था इतनी फली फूली है, जो समृद्धि हुई है अर्थव्यवस्था में, साथ ही में जो ये शांत राजनीतिक जो मतलब पूरा जो शांत तौर पर पूरी ये जो राजनीतिक घटनाएं कुछ भी नहीं हुई इस समय पर ज़्यादा कुछ, इसकी वजह से जो लिटरेचर है, जो चित्रकला है, ठीक है, जो संस्कृति है, ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, फैली है, हमारी विकसित हुई है। ठीक है, जिसमें सतवाना ने क्या किया है, काफ़ी इन्होंने योगदान दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी नैन घाट केव है, जो कि पुणे के करीब में ये पड़ती हैं। ठीक है, लोकेटेड क्लोज टू मेजर ट्रेड रूट, बहुत बड़े व्यापार के रास्ते के करीब में ये स्थित हैं, और इनका इस्तेमाल टोल्स, टैक्सेस इनको इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। साथ में जो व्यापारी होते थे वो यहाँ पे क्या करते थे, आराम किया करते थे। ठीक है, लाइफ अंडर सतवाना, तो सतवाना के अंडर लाइफ, जीवन कैसा है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इन दी सतवाना ट्रेडिशन प्रिंसेस वर ऑफन नेम्ड आफ्टर देयर मदर। क्या कह रहे हैं कि भाई सतवाना परंपरा में जो राजकुमार हैं उनके नाम अक्सर माँ के नाम पर रखे जाते थे। दस गौतमी पुत्र सताकर्णी वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर गौतमी बालाश्री। क्या कह रहे हैं कि भाई गौतमी पुत्र सताकर्णी, इनका नाम इनकी माँ गौतमी बालाश्री के नाम पर रखा गया था। शी वॉज अ पावरफुल क्वीन हु डिनोटेड लैंड टू बुद्धिस्ट monk and had an important inscription carved in नासिक showing her influence in the kingdom। क्या कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली रानी थी जिन्होंने भूमि जो है वो बुद्धिस्ट मंक्स को दी थी। ठीक है, साथ ही में इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्क्रिप्शन जो है वो नासिक की गुफाओं में नासिक में हमको गुदा हुआ दिखता है, जो कि राज्य के अंदर इनकी जो पकड़ है उसको दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सतवाना के क्या दिए हुए हैं, कॉइन्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें ब्राह्मणी स्क्रिप्ट जो है वो हमारी गुदी हुई है। ठीक है, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट गुदी हुई है। ठीक, चलिए, अच्छा यहाँ पे लिखा क्या है, इसमें लिखा है रानो गौतमी पुतसाया श्री सतु कनिषा। ठीक है,
चलिए, थिंक अबाउट इट, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कुड बी द ट्रेडिशन ऑफ यूजिंग मदर्स नेम एट द बिगिनिंग ऑफ द किंग्स नेम सिग्निफाइज। क्या कह रहे हैं कि आपके हिसाब से ये जो परंपरा है कि राजा के नाम के शुरुआत में माता का नाम इस्तेमाल होगा, ये क्या दर्शाता है। तो देखो, इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय में जो माता होती थी उनको काफ़ी कह सकते हो परिवार में ऊंचा दर्जा दिया जाता था, ठीक है ना। हमें इससे ये पता चलता है। अच्छा, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हमें पता चल रही हैं कि महिलाओं का इस समय काफ़ी सम्मान दिया जा रहा है, ठीक है। महिलाएं जो है वो सोसाइटी में काफ़ी पावर को क्या कर रही हैं, होल्ड कर रही हैं, ठीक। चलिए, अकॉर्डिंग अनदर सेट ऑफ इंस्क्रिप्शन फाउंड इन दी नानेघाट केव्स नियर द पुणे। क्या कह रहे हैं, हमारे कुछ और इंस्क्रिप्शंस मिले हैं हमको नानेघाट गुफा में, पुणे में। फोकस ऑन सतावहाना widow queen who remarkably performed several Vedic rituals including the अश्वमेध यज्ञ। क्या कह रहे हैं कि भाई हमारे कुछ और इंस्क्रिप्शन मिले हैं नागा घाट केव जो कि पुणे के पास पड़ती है, वहाँ पर ये सतावहाना जो हैं उन पर फोकस करती हैं, जो कि क्या थी, एक विडो क्वीन थी, मतलब इनके पति की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इन्होंने कई सारे वैदिक रिचुअल भी परफॉर्म करे हैं इंक्लूडिंग अश्वमेध यज्ञ, यानी कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। द इंस्क्रिप्शन मेंशन वैदिक गॉड्स लाइक इंद्र, चंद्र एंड सूर्य। ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं इसमें कई सारे वैदिक देवताओं के नाम भी मेंशन है, कई सारे वैदिक देवता भी इसमें है, जैसे कि हमारे इंद्र हो गए, चंद्र हो गए और सूर्य हो गए। वी ऑल्सो गेट अ ग्लिम्स ऑफ क्वींस डोनेशन, धना, लैंड, काउ, हॉर्सेस, एलिफेंट, सिल्वर कॉइन एंड अदर आइटम टू प्रीस्ट, गेस्ट, वर्कर्स, स्कॉलर्स एंड मंक्स। क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारा इंस्क्रिप्शन है इसके अंदर हमें रानी द्वारा जो दान किया गया है उसकी भी झलक देखने को मिलती है। तो रानी के द्वारा भूमि, गाय, घोड़े, हाथी, चांदी के सिक्के और कई सारे सामान जो है वो पंडितों को, मेहमानों को, कारीगरों को, विद्वानों को, पंडितों को, मंक्स को, ये सबको दिया गया है। दीज इंस्क्रिप्शंस आर इन दी ब्राह्मणी स्क्रिप्ट एंड इंक्लूड ए फ्यू न्यूमरल्स, that is symbols for numbers which at time resemble today's shapes as shown below। क्या कह रहे हैं कि जो हमारे इंस्क्रिप्शंस हैं ये हमारे ब्राह्मणी ब्राह्मणी लिपि में होते थे, ठीक है, और इनमें हमारे कुछ नंबर्स भी होते थे, ठीक। बस ये है कि भाई उस टाइम के जो नंबर्स लिखने का तरीका होता था वो आज से काफ़ी अलग होता था। उस टाइम पे जो नंबर्स लिखे जाते थे वो आज के समय के शेप्स जैसे दिखने में लगते हैं, ठीक है। This is one of the many evidences showing that modern numerals ultimately originate in India। क्या कह रहे हैं कि ये हमारे कई सारे सबूतों में से एक है जो कि ये दर्शाता है कि हमारे जो मॉडर्न, हमारे जो अभी के टाइम के नंबर्स हैं वो इंडिया से ही ओरिजिनेट हुए हैं। कहाँ से ओरिजिनेट हुए? इंडिया से ही ओरिजिनेट हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 के लिए पहले एक लाइन होती थी, 2 के लिए ऐसे 2 लाइनें होती थी, 3 यहाँ पे नहीं है, 4 के लिए इन्होंने ऐसे जो 4 हम लोग नहीं लिखते हैं वैसे, ये बस ये है कि 4 और डंडी 20 से जाके ऐसे काट दिया, ठीक। जो 6 है, 6 अभी ऐसे लिखा जा रहा है, पहले इस तरीके से लिखते थे ऐसे करके, ठीक है, ये 6 हो गया। 7 तो दिखने में काफ़ी हद तक वैसा है। 9 जो है वो इस तरीके से क्वेश्चन मार्क की तरीके से है। और 10 मेरा क्या है? 10 है मेरा ऐसे, ये क्या, मछली के तरीके से, ठीक है। थिंक अबाउट इट, इन अबव सीरीज ऑफ न्यूमरल्स विच वन लुक समवॉट लाइक आर मॉडर्न नंबर्स, विच वन डोंट्स। क्या कह रहे हैं? ऊपर जो मेरे नंबर्स दिए हुए हैं बताइए इनमें से कौन से हमारे मॉडर्न नंबर्स की तरह दिख रहे हैं और कौन से नहीं दिख रहे हैं। तो देखो 1 जो है वो मॉडर्न नंबर की तरह दिख रहा है, वो रोमन नंबर की तरह दिख रहा है लेकिन लेटा हुआ, ठीक है। 2 भी ऐसे ही है। 4 काफ़ी हद तक मॉडर्न नंबर की तरह दिख रहा है, बस ये डंडी इधर होनी चाहिए और बीच वाली नहीं होनी चाहिए। 6 काफ़ी हद तक सेम है, 7 भी सेम है। और देखो सही बताऊं तो यहाँ पे मुझे बस सिर्फ 4, 6, 7 ये 3 ऐसे दिख रहे हैं जो कि थोड़े मॉडर्न नंबर्स की तरह हैं। बाकी 1, 2, 9, 10 ये मॉडर्न नंबर्स की तरह नहीं है, ठीक है ना, दिखने में मॉडर्न नंबर्स की तरह उतने हैं नहीं। चलिए, द सतवानास वर डिवोट फॉलोअर्स ऑफ वसुदेव, अनदर नेम फॉर कृष्ण। क्या कह रहे हैं कि ये जो सतवाना थे
ये बहुत बड़े भक्त होते थे किनके? वासुदेव के। वासुदेव कौन है? जो भगवान कृष्ण है, उनका ही ये क्या है? एक अलग नाम है, ठीक है। ऑल्दो दे ऑल्सो पेट्रनाइज अदर स्कूल्स ऑफ थॉट विच फ्लोरिश ड्यूरिंग देयर रूल्स। क्या कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ जो कृष्ण जी हैं उन्हीं के भक्त नहीं थे, बल्कि जो बाकी विचारधाराएं थीं उनमें भी थोड़े बहुत ये क्या था? इंटरेस्ट थे, उसको भी पेट्रनाइज करा करते थे, उसको भी अपने यहाँ इन्होंने आसरा दिया है। फॉर इंस्टेंस Satavahana king often granted tax-free agriculture land to Vedic scholars, Jain and Buddhist monks, helping them to pursue their studies and practices। क्या कह रहे हैं? उदाहरण के लिए जो सतवाना राजा होते थे, ये कर रहित मतलब बिना टैक्स के खेती बाड़ी के लिए भूमि दिया करते थे। किनको? वैदिक स्कॉलर्स को, जो वेदों के विद्वान हैं उनको, जैन को, बुद्धिस्ट को, ताकि वो अपनी स्टडीज़ को और अपने प्रैक्टिसेस को क्या कर सके? बिना किसी परेशानी के कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा कराला केव, कितना सुंदर ये गुफा है हमारी, ठीक है, वो दी हुई है। और ये हमारा क्या है? आरक्षाया, ठीक, क्या है? अ माइनर डेटी एसोसिएटेड विद नेचर। ये नेचर, प्रकृति से जुड़े हुए हमारी क्या है? एक देवता है, उनकी मूर्ति दी है, ठीक है। और ये सब जो है सतवाना पीरियड का ही है। ये जो आप देख रहे हो ये दोनों इमेजेस, ये हमारे सतवाना इमेज की ही हैं, ठीक है। चलिए, थिंक अबाउट इट। दिस कल्चर ऑफ रक्षा फ्रॉम पाटलिकोरा कैरीज एन इंस्क्रिप्शन ऑन इट्स हेड। क्या कह रहे हैं कि ये जो स्कल्पचर है, जो मूर्ति है रक्षा की पाटलिकोरा से जो की है, इसके सिर पर एक इंस्क्रिप्शन है, मतलब सिर पर कुछ गुदा हुआ है। क्या गुदा हुआ है? कान्हा दासेना हीरामा करना काटा, मीनिंग मेड बाय कान्हा दासा और अ गोल्डस्मिथ। क्या इसका मतलब? इसमें ये लिखा है कान्हा दासा हीरा करना काटा, मतलब ये जो बनाई गई है ये कान्हा दास द्वारा बनाई गई है, जो कि एक गोल्डस्मिथ, एक सुनार है। इट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग टू सी दैट अ गोल्डस्मिथ could also craft a sculpture made of stone. What do you think this tell us about people profession at the time? क्या कह रहे हैं कि ये हमारा काफ़ी कह सकते हो अजीब सी बात है कि जो गोल्डस्मिथ है, जो सुनार है, वो पत्थर की मूर्ति बना रहा है। क्योंकि सुनार क्या काम करता है? सुनार गहने बनाता है, ठीक है। लेकिन ये जो पत्थर की जो ये मूर्ति है, इसको किसने बनाया है? सुनार ने बनाया है। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो चीज़ है ये हमको उस टाइम के लोगों के प्रोफेशन के बारे में और क्या बताती है? तो भाई हमको इससे ये पता चल रहा है कि उस टाइम पे जो लोग थे वो मल्टीपल प्रोफेशंस हो सकता है प्रैक्टिस करते हों, ठीक है, या फिर जो रेंज उनके प्रोफेशन की वो काफ़ी बड़ी होती हो। जैसे सुनार उस टाइम पे सिर्फ गहने नहीं बनाता हो, इसके अलावा वो सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, फिर वो चाहे पत्थर की हो, लकड़ी की हो, इन सबको भी वो बनाता होगा, ठीक है। चलिए, इन 3rd century CE the Satavahana Empire fragmented into smaller independent kingdoms। क्या कह रहे हैं कि भाई 3rd century CE में जो ये सतवाना एम्पायर है ये छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में क्या है? बट गया है। सेवरल फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट्स डिसइंटीग्रेशन। इसके डिसइंटीग्रेट होने में, इसके खंडन में, इसके टूटने में मेरे कई सारे क्या थे? फैक्टर्स थे, इसके कई सारे कारण थे। द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन बीइंग वीक सेंट्रल। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या है कि जो सेंट्रल कंट्रोल है, मतलब जो केंद्र में शासन हो रहा है, जो शक्ति है वो क्या है? बहुत ही कमज़ोर हो गई है, ठीक है। एंड अ ग्रेजुअल इकोनॉमिक डिक्लाइन, और जो धीरे धीरे इनकी जो अर्थव्यवस्था घटी है उसकी वजह से इनका जो एम्पायर है वो क्या हो गया है? ध्वस्त हो गया है। वंस अगेन, एक बार फिर से, दिस विल पेव द वे फॉर रीजनल पावर्स टू असर्ट और रीसर्ट देयर डोमिनेंस एंड एस्टैब्लिश न्यू किंगडम्स। क्या कह रहे हैं? एक बार फिर से इससे क्या होगा कि जो स्थानीय शक्तियां हैं वो फिर से और नई स्थानीय शक्तियां उभरेंगी, फिर से उभरेंगी, और वो फिर से क्या करेंगी? नए किंगडम्स को इनकी जगह पर एस्टैब्लिश करेंगी। कमिंग ऑफ द छेदीस, लेट अस गो बैक अ लिटिल। क्या कह रहे हैं? चलिए अब हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं। डू यू रिमेंबर द कलिंग वॉर मेंशन इन प्रीवियस चैप्टर? क्या कह रहे हैं? प्रीवियस चैप्टर से पहले वाले चैप्टर में कलिंग वॉर का जिक्र हुआ है, क्या आपको याद है? आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर, कलिंगा रोज एज अ प्रोमिनेंट पावर अंडर द किंग ऑफ छेदी डायनेस्टी। क्या कह रहे हैं?
मौर्य एम्पायर के डिक्लाइन के बाद में, मौर्य एम्पायर के गिरने के बाद में जो कलिंग हैं वो एक बहुत ही शक्तिशाली शक्ति के रूप में क्या है, उभरे हैं। ठीक है, छेदी वंश के राजा के अंडर इनकी शक्ति काफ़ी बढ़ गई है, ये कह सकते हो एक नई शक्ति के रूप में उभरे हैं। खारावेला, वन ऑफ दियर मेन रूलर्स who was a devoted follower of Jain teachings। क्या कह रहे हैं कि भाई कारावेला जो कि इनका एक मुख्य राजा है, वो जैन बहुत बड़ा भक्त था जैन टीचिंग्स का। ठीक है, ही वॉज समटाइम्स कॉल्ड भिक्षु राजा और मंक किंग। इसको कई बार भिक्षु राजा या मंक किंग कहकर भी पुकारा जाता है। ऑल्दो ही रिस्पेक्टेड ऑल स्कूल ऑफ थॉट्स, वैसे तो ये बाकी विचारधारा, जितनी विचारधाराएं हैं उन सबका क्या करता था, सम्मान करता था। नियर भुवनेश्वर द फेमस उड़ियागिरी कांडागिरी केव लाइकली डेवलप्ड फॉर जैन मंक्स फीचर intricate panels and statues and spacious rooms carved into the rock showcasing the skill of the craftsman। क्या कह रहे हैं कि भाई भुवनेश्वर एक जगह है, भुवनेश्वर, उसके करीब में हमारी एक बहुत ही मशहूर गुफाएं हैं जिनका नाम है उदयागिरी कांडागिरी। ये जैन मंक्स के लिए क्या करी गई थी, डेवलप करी गई थी, और इनमें बहुत ही बारीक स्टैचूज़, बहुत ही अच्छे अच्छे स्टैचूज़, बहुत ही अच्छे अच्छे पैनल्स और बहुत ही कम जगह वाले कमरे जो हैं वो बनवाए गए हैं। ठीक है ना, पत्थर को काट के बनाए गए हैं, जो कि उस टाइम के जो क्राफ्टमैन है उनकी स्किल्स को दर्शाता है। द डिज़ाइन एंड क्राफ्टमैनशिप ऑफ दीज केव्स मेक देम नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर, अ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर दैट वी विल टर्न टू इन हायर क्लासेस। क्या कह रहे हैं कि जो डिज़ाइन है और जो क्राफ्टमैनशिप है उस टाइम के गुफाओं की, ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है हमारा रॉक कट आर्किटेक्चर का। ये जो आर्किटेक्चर का स्टाइल है इसके बारे में हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। देखो, रॉक कट आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है कि बड़े बड़े इसमें जो चट्टानें होती हैं, जो पत्थर होती हैं, उनको काट के सुंदर सुंदर गुफाएं, मूर्तियाँ ये सब बनाई जाती हैं। ठीक है ना, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरी इमेज दी हुई है। ठीक है, ये इमेज हमारे किसकी है, ये हमारे उदयगिरी केव्स जो भुवनेश्वर के करीब हैं उनकी है। ठीक, और सेकंड वाले में ये हमारी हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन है, और थर्ड में हमारा ये कार्व पैनल है जो कि रामायण के सीन को दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सुंदर गुफाएं हैं। ये पूरा एक पत्थर था, ठीक है, जिसको काट करके इस तरीके से इसमें कमरे अमरे बनाए गए हैं। ये अंदर जो है ये मेरा इंस्क्रिप्शन है, देख सकते हैं कुछ गुदा हुआ है हमारे दीवार के ऊपर। और ये थर्ड में ये हिरन, आई थिंक ये वो वाला सीन होगा, क्या बोलते हैं, जब सीता जी का अपहरण किया गया था ना उस टाइम का, ये देखो हिरन का शिकार करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तब का होगा। चलिए, वन ऑफ द केव्स प्रोमिनेंट डिस्प्ले द हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन written in Brahmini script which records King Karavela accomplishment year after year, including his victorious military campaigns and his benevolent work for the welfare of his people। क्या कह रहे हैं कि भाई जो बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही जानी मानी जो इंस्क्रिप्शन है, जिसको कि हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन के नाम से जाना जाता है, ये ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है, और इसके अंदर राजा कारावेला द्वारा किए हुए जो काम हैं, ठीक है, उपलब्धियां हैं, उनको लिखा गया है। ठीक है, इसमें इनकी जो कामयाब सैन्य अभियान है वो शामिल है। ठीक है, और इन्होंने जो अच्छे काम करे हैं अपने लोगों की भलाई के लिए वो शामिल हैं। Kharavela also proudly declared that he created a council of ascetics and sages from 100 regions and is accomplished in extraordinary virtues, respecter of every sect and repairer of every temple। क्या कह रहे हैं कि कारावेला ने गर्व के साथ ये भी घोषित करा कि इसने एक काउंसिल ऑफ एस्टिक और सेज, मतलब साधु संतों की इसने क्या बनाई, एक सभा तैयार करी है, जो कि कई सौ क्षेत्रों से आए हैं और कई सारे वर्चूज़ में ये क्या है, अकम्प्लिश्ड हैं। ठीक है, कई सारे वर्चूज़ में अकम्प्लिश्ड हैं, और ये क्या है, रिपेयरर ऑफ टेम्पल्स, यानी हर टेम्पल को ये रिपेयर कर सकते हैं। वंस अगेन, एक बार फिर से, अ रूलर टेक प्राइड इन एक्सटेंडिंग हिज प्रोटेक्शन टू ऑल स्कूल ऑफ थॉट्स। क्या कह रहे हैं कि एक बार फिर से जो शासक है
वो अलग अलग विचारधाराओं की रक्षा करने में गर्व क्या है, दर्शा रहा है। दिस इज फंडामेंटल पार्ट ऑफ व्हाट वी मे कॉल द इंडियन एथोस। क्या कह रहे हैं, ये एक बहुत ही फंडामेंटल हिस्सा है इंडियन एथोस का, ठीक है। थिंक अबाउट इट, नोटिस द रेगुलरिटी ऑफ रॉक कट चेम्बर्स sculpted nearly 2 millennia ago. How did artisans achieve such a precision with just a chisel and a hammer? Picture yourself as a sculptor in that area, shaping stone into art with your own hands. What tool would you use? क्या कह रहे हैं, नोटिस करा होगा आपने कि भाई किस तरीके से, कितनी बेहतरीन तरीके से जो पत्थर से काट के कमरे हैं वो हमारे तकरीबन 2000 साल पहले बनाए गए थे। उस समय के जो आर्टिजन्स हैं, जो मिस्त्री हैं, उन्होंने किस तरीके से इतने प्रिसाइज, इतनी सटीकता के साथ में सिर्फ चिजल और हैमर यानी कि हथौड़े और सुम्मी से किस तरीके से, छेनी से किस तरीके से इन्होंने इन सबको बनाया होगा, कैसे ये अचीव करा होगा। पिक्चर करो, मतलब ये कल्पना करो कि आप क्या हो, उस समय के एक स्कल्पटर हो, मूर्ति बनाने वाले हो। आप पत्थरों को आर्ट में क्या कर रहे हो, शेप कर रहे हो अपने खुद के हाथों से, तो आप कौन से टूल्स का यूज़ करोगे, ठीक है। तो उस टाइम पे देखो दोस्तों क्या होते हैं, हमारे हैमर होंगे, ठीक है, चीज़ें होंगे डिफरेंट डिफरेंट उसके शेप्स के, साइजेस के, उसी की मदद से इंसान करता होगा, क्योंकि उस टाइम पे तो मशीनें थी नहीं, जैसी हमारे अभी मशीनें हैं वैसी उस टाइम पे तो मशीनें थी नहीं, ठीक है। तो इंसान ने उस टाइम क्या किया होगा, सब कुछ अपने हाथ से ही बनाया होगा, ठीक है। Kingdoms and life in the south. In India's southern region, this period between the 2nd and the 3rd century BCE and 3rd century CE saw the rise of prominence of three powerful kingdoms, the Cheras, the Cholas and Pandyas, which often competed with each other for control over the south while also contributing to the regional growth in trade and culture. क्या कह रहे हैं कि भाई भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर इस समय के दौरान हमारे 2nd से 3rd सेंचुरी BCE, 3rd सेंचुरी CE के दौरान 3 शक्तिशाली राज्य जो है वो उभर के आए हैं। कौन कौन से, चेरा, चोला और पांड्या, ठीक है, जो कि अक्सर एक दूसरे से compete करते थे साउथ पे, दक्षिण पे काबू करने के लिए, और इसके साथ साथ वो अपने क्षेत्र के जो व्यापार है, जो साहित्य है, इसमें भी ये योगदान किया करते थे। लेट्स रिमेंबर हाउ अशोकास एम्पायर स्टॉप्ड एट दो साउथ इंडिया किंगडम्स। क्या कह रहे हैं भाई, याद है किस तरीके से जो अशोक का एम्पायर है वो साउथ इंडिया किंगडम्स पे रुका था, विच ही मेंशन इन हिज एडिक्ट्स, जिसके बारे में उसने अपने एडिक्ट्स में भी मेंशन करा है। विच सजेस्ट दैट दे रिमेन इंडिपेंडेंट इवन एट द हाइट ऑफ मौर्यन एम्पायर, जो कि ये सजेस्ट करता है कि ये जो राज्य हैं ये मौर्य एम्पायर की, जब एकदम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे मौर्य एम्पायर, तो उस समय पर भी स्वतंत्र रहे थे। एंड ऑल्दो कैरावेला क्लेम दैट ही डिफीटेड एन अलायंस ऑफ साउथ इंडिया किंग्स that threatened his own territory, the location of the battle is unknown and he does not seem to have invaded the southern region. क्या कह रहे हैं, और वैसे तो ये जो कारावेला है इसने ये दावा करा है कि इसने साउथ इंडिया जो किंग्स हैं उनके अलायंस को इसने हराया है, लेकिन उस युद्ध की जो जगह है उसके बारे में हमें कहीं पे भी कोई भी चीज़ पढ़ने को नहीं मिलती, और ये भी हमें नहीं पता चलता कि इसने क्या करा है, दक्षिण में कभी घुसपैठ करी भी है, मतलब इसने कभी दक्षिण में कोई हमला करा भी है या नहीं, ठीक है। थिंक अबाउट इट इन द मैप गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, अगले पेज पे जो नक्शा दिया हुआ है, यू मे नोटिस डिफरेंट सिंबल्स अलॉन्ग साइड द नेम ऑफ अ किंगडम। उसमें मेरे अलग अलग सिंबल दिए हैं किंगडम्स के नाम के साथ में। व्हाट डू दी सिंबल्स रिप्रेजेंट, ये सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थिंक अबाउट हाउ दे हाईलाइट द यूनिक आइडेंटिटीज ऑफ द किंगडम। सोचो कि किस तरीके से ये किंगडम्स की जो यूनिक आइडेंटिटी है, जो विशिष्ट पहचान है, उनको ये क्या कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये है हमारा नक्शा, ठीक है ना, ये हमारा वो नक्शा, और ये जो है, ये जो झंडे हैं ये शायद इनके इन राज्यों के होंगे, ठीक है। वांजी का ये है झंडा, ठीक, सॉरी चेरा का ये झंडा है, चोला का ये झंडा है, पांड्या का ये झंडा है, ठीक है। चोला की उरैयूर ये राजधानी है, ठीक है। चेरा की वांजी ये है, पांड्या की कौन सी है, मदुरई ये राजधानी है, ठीक। ये इनके झंडे होंगे, ठीक है, ये क्या है, इनके झंडे हैं।
चलिए, दिस पीरियड सॉ द एडवेंट ऑफ मैनी पोएट हु रोट कलेक्टिवली नोन एज संगम लिटरेचर डिफाइंस द एंटायर एरा. इट कम टू नोन एज संगम एज. क्या कह रहे हैं कि ये पीरियड पे, ये जो पूरा हमारा ये काल है, इसमें कई सारे हमारे लेखक ने क्या करे हैं, काफ़ी सारे लेख लिखे हुए हैं. ठीक है, और इनके द्वारा लिखे हुए जो सारे लेख हैं, इनको हम साथ में क्या बोलते हैं, संगम लिटरेचर. क्या बोलते हैं, संगम लिटरेचर. ठीक है, जो कि इस पूरे एरा को क्या करता है, एक तरीके से डिफाइन करता है. ठीक है, और इसीलिए इसको हम लोग संगम एज के नाम से भी जानते हैं. इस पूरे एरा को, इस पूरे समय काल को संगम एज के नाम से भी इसीलिए जाना जाता है. The word Sangam is derived from a Sanskrit Sangha, which translate to association or coming together. In this context, referring to the assembly of poets. क्या कह रहे हैं कि जो शब्द है हमारा संगम, ये संस्कृत के संघा शब्द से लिया गया है, बनाया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, कोई एसोसिएशन, कोई समूह या साथ में आना. ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि जो लेखक हैं ये इनकी क्या थी, एक असेंबली थी, एक सभा थी. ठीक है, उसको रेफर कर रहा है ये. द संगम लिटरेचर, द ओल्डेस्ट इन द साउथ इंडिया, कंसिस्ट ऑफ सेवरल कलेक्शन और एंथोलॉजीज ऑफ पोयम एंड इज मच कंसल्टेड बाय हिस्टोरियन हु इन्वेस्टिगेट्स द सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ द टाइम. क्या कह रहे हैं कि संगम लिटरेचर जो है ये साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के सबसे पुराने साहित्यों में से क्या है, एक है. इसके अंदर कई सारी कविताओं के, कई सारे लेखों के हमको क्या मिल जाते हैं, मतलब कई सारे इसमें सेट मिल जाते हैं हमको, कई सारे लेखों के, कई सारे कविताओं के. और जो इतिहासकार हैं, जो कि उस समय के जीवन के बारे में, उस समय के समाज के बारे में, साहित्य के बारे में जानना चाहते हैं, वो अक्सर इसी की सहायता लेते हैं. प्राइमरली संगम पोएट्री एक्सप्रेसेस विद ग्रेट स्किल एंड डेलिकेसी पर्सनल इमोशंस such as love और societal value like heroism and generosity. क्या कह रहे हैं कि जो संगम पोएट्री है हमारी, जो ये संगम कविताएं हैं, ये क्या दर्शाती हैं, जो लव और जो सोसाइटल वैल्यूज़ हैं इनको दर्शाती हैं. जैसे कि हमारे हीरोइज़म, जनरॉसिटी. ठीक है, हीरोइज़म मतलब कोई बहुत ही हीरोइक, बहुत ही अच्छा काम करना. जनरॉसिटी, दूसरों के प्रति उदारता. ठीक है ना, तो ऐसी सोसाइटल वैल्यूज़ को और लव को ये जो पोएट्री हैं ये क्या करती हैं, प्राइमली ये एक्सप्रेस करती हैं. द चोलास. तो अब हम लोग चोलास के बारे में पढ़ने वाले हैं. द संगम रेफर्स टू 3 क्राउन्ड किंग्स, द चोलास, चेरास एंड पांड्यास. क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो संगम है ये मेरे 3 राजाओं को रेफर करता है. कौन, चोला, चेरा और पांड्या. द चोलास वर अ पावरफुल डायनेस्टी that ruled part of South India from 3rd century BCE to 13th century CE. क्या कह रहे हैं कि जो चोला है ये एक बहुत ही शक्तिशाली वंश है हमारे दक्षिण भारत का, जिसने कि 3rd century BCE से लेकर 13th century CE तक राज करा है. द चोला किंग Karikala is said to have defeated a combined forces of Cheras and Pandyas and established his supremacy. जो चोला राजा थे जिनका नाम है कारिकाला, ये कहा जाता है कि इन्होंने चेरास और पांड्यास इनको साथ में हराया था. ठीक है, और अपनी सुप्रीमेसी यानी अपनी ताकत को इन्होंने स्थापित करा था. तो दोस्तों अगली इसमें यहाँ पे हमारी ये आर्टिकल दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद में हम लोग चैप्टर पर कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा शिलापट्टिकरम, द टेल ऑफ द एंकलेट. ठीक है, ये शिलापट्टिकरम नाम की कोई कहानी है वो दी हुई है. दिस फेमस एपिक कंपोज सून आफ्टर द संगम कलेक्शन. संगम कलेक्शन के तुरंत बाद, मतलब थोड़े ही समय बाद में इसको, ये जो हमारी गाथा है, कहानी है, इसको क्या करा गया है, तैयार करा गया था. टेल द स्टोरी ऑफ कानागी, जो कि कानागी की कहानी बताती है. स्टोरी के अंदर क्या है, कानागी की कहानी है. हु लिव हैप्पीली विद हर हस्बैंड, जो कि अपने पति के साथ में खुशी खुशी रहा करती थी. कोवलम इनके हस्बैंड हैं. इन दी प्रॉस्परस चोला कैपिटल सिटी ऑफ पुरा, कहाँ रहती थी, चोला की राजधानी पुरा में रहा करती थी. आइडेंटिफाई विथ कावेरीपट्टनम सीन अर्लियर, जिसको कि कावेरीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है. हाउएवर कोवलम फेल इन लव विद अ डांसर एंड इवेंचुअली लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ ओवर हर. इसमें यह कहा जाता है कि ये जो कोवलम है इसको एक नर्तकी से प्रेम हो गया था, प्यार हो गया था, और इसने अपना सारा धन उसके ऊपर क्या करा, बर्बाद कर डाला.
रियलाइजिंग हिज मिस्टेक, अपनी गलती का जब उसको एहसास हुआ, ही रिटर्न टू कनागी, वो कनागी के पास लौट गया, हु फॉरगेव देम, जिसने उसको माफ़ कर दिया। दे देन ट्रैवल टू मदुराई, फिर वो मदुराई तक जाते हैं, मदुराई ये लोग सफ़र करके जाते हैं, द कैपिटल ऑफ पांड्या किंगडम, जो कि पांड्या किंगडम की क्या थी, राजधानी थी। होपिंग टू रिबिल्ड देयर लाइफ्स, अपने जीवन को फिर से शुरू करने के लिए ये वहाँ पर जाते हैं। टू स्टार्ट अ न्यू, फिर से अपना नया जीवन शुरू करने के लिए, कनागी गेव कोवलम वन ऑफ हर एंकलेट्स टू सेल, जो कनागी है वो एक एंकलेट्स पैरों में पहना जाता है, ठीक है, ये कड़े टाइप के होते हैं, ठीक, और ये पैरों में पहने जाते हैं, ठीक है ना, पैरों में पहने जाते हैं। तो ये जो कनागी है ये कोवलम को अपना एक एंकलेट देती कि जाओ इसको बेच लो, इससे जो पैसा आएगा उससे हम अपने जीवन को फिर से शुरू कर देंगे। However, he was falsely accused of theft and executing by पांड्या किंग, लेकिन जो पांड्या राजा हैं वो इसको चोरी के लिए इसको गलत आरोप लगा के उसको क्या करते हैं, मार देते हैं। डेवास्टेटेड, कनागी प्रूव्ड हिज इनोसेंस बाय रिवीलिंग हर सेकंड एंकलेट, इस चीज़ से डेवास्टेट मतलब इस चीज़ से पूरी तरीके से आहत होकर जो कनागी है वो उसकी निर्दोष होने को साबित करती है अपने दूसरे एंकलेट्स को दिखाकर। द किंग रियलाइजिंग हिज मिस्टेक डाइड ऑफ शॉक, राजा जिसको कि अपनी गलती का आभास होता है वो सदमे की वजह से मर जाता है। कनागी देन कर्स्ड मदुराई इन्वोकिंग द गॉड ऑफ फायर हु डिस्ट्रॉयड द सिटी, कनागी जो है उसके बाद में मदुराई को श्राप देती है, जिससे कि गॉड ऑफ फायर मतलब अग्नि के देवता का जो क्रोध है वो कनागी कह रहा हूँ पूरे शहर को बर्बाद कर देता है। शी देन वॉक्ड फर्दर वेस्ट टू द चेरा किंगडम वेयर शी वॉज ऑनर्ड एज द गॉडेस, इसके बाद में वो आगे वेस्ट की तरफ जाती है, चेरा किंगडम की तरफ, जहाँ पे देवी की तरीके से इसका सम्मान करा जाता है। इवन टुडे, आज भी कानागी इज वर्शिप इन तमिलनाडु एंड केरला, जो ये है कानागी, इसको तमिलनाडु और केरला में आज भी क्या करी जाती है, इनकी पूजा करी जाती है। शिल्पा पडिक्करम एक्सक्विजिट पोएट्री दस सेंटर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड रूलर धर्म टू प्रोटेक्ट इट, जो ये है शिल्पड़ी करम, इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं दी हुई हैं जिनका जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि न्याय, किसी भी शासक को न्याय और धर्म की कैसे रक्षा करनी चाहिए। इट ऑल्सो टेक अस थ्रू सिटीज रिच इन ट्रेडेड गुड्स दस थ्री किंगडम्स एंड ऑल्सो थ्रू सेवरल स्कूल ऑफ थॉट, क्या कह रहे हैं कि भाई इनके अंदर ये जो मतलब कविताएं हैं ये हमको शहरों से भी होकर लेके जाती हैं, मतलब शहरों के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है जहाँ पे सामान का व्यापार होता है, तीनों राज्यों के बारे में भी है और कई विचारधारा के बारे में भी इसमें है, ठीक है। चलिए, थिंक अबाउट इट, ऑब्जर्व द स्टैचू ऑफ द किंग, क्या कह रहे हैं कि ये जो राजा की मूर्ति है इसको ऑब्जर्व करो। हाउ इज इट डिपिक्टेड, कैसे ये दर्शाया गया है। व्हाट इज हिज पोस्चर, इनकी मुद्रा क्या है, बैठने की कपड़े क्या हैं, इनके हाव भाव क्या कह रहे हैं, ठीक है, इनके पावर स्टेटस के बारे में, ठीक। ये जो स्टैचू है ये किसका है, ये किंग कारिकाला का है, ठीक है, जो कि ग्रैंड अनिकट मेमोरियल पार्क में आपको दिख जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए, कारिकाला अंडरटुक मैनी प्रोजेक्ट्स, जो ये हैं कारिकाला, इन्होंने कई सारे काम करवाए, किसके लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, लोगों के भले के लिए, लोगों के अच्छे के लिए। अमंग देम इज द कलनाई और ग्रैंड अनिकट, अ कॉम्प्लेक्स वाटर डाइवर्जन सिस्टम लोकेटेड एट द ज्योग्राफिकल स्ट्रेटेजिक पॉइंट जस्ट डाउन स्ट्रीम ऑफ द श्रीरंगन आइलैंड। क्या कह रहे हैं कि भाई इसमें हमारा एक बहुत ही इनका कह सकते हो मशहूर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ग्रैंड अनिकट, या फिर जिसको कलन नाई के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, कलन नाई के नाम से, ठीक है। चलो, ये क्या था, मेरा एक बहुत ही पेचीदा पानी को मोड़ने का पूरा एक सिस्टम है, ठीक है, जो कि नीचे की तरफ हमारे श्रीरंगन आइलैंड में बनाया गया है। इट हेल्प टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम दी कावेरी टू सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट ऑफ दी कावेरी डेल्टा। इससे कावेरी का पानी जो है वो दक्षिण हिस्से में, कावेरी डेल्टा जो ये दक्षिणी हिस्सा है उसमें इसको मोड़ा गया, ठीक है। दिस इनेबल मोर लैंड टू बी बॉट अंडर कल्टिवेशन, इसकी वजह से ज़्यादा ज़मीन पे खेती बाड़ी की जा सकी। अर्निंग दिस एरिया द नेम ऑफ राइस बोल ऑफ साउथ, जिसकी वजह से इस क्षेत्र का नाम राइस बोल ऑफ साउथ यानी दक्षिण के चावल का कटोरा पड़ गया। रिस्टोर्ड सेवरल टाइम्स इन द कोर्स ऑफ टाइम,
इसको कई बार इसकी मरम्मत करी गई है। इट इज स्टिल इन यूज, अभी तक इसका इस्तेमाल होता है। एंड हेल्प मिलियंस ऑफ पीपल इन तमिलनाडु बाय प्रोवाइडिंग वाटर फॉर इरिगेशन एंड द सपोर्टिंग एग्रीकल्चर इन द रीजन। क्या कह रहे हैं, अभी तक इसका इस्तेमाल होता है और कई मिलियन लोगों की तमिलनाडु में हेल्प करता है। ये जो पानी है ये हेल्प करता है ताकि वो खेती बाड़ी कर सके, सिंचाई कर सके, ठीक है, जिसकी वजह से आज भी इस क्षेत्र में क्या होता है, खेती बाड़ी होती है। ठीक है, ये हमारी इमेज दी हुई है इसकी कलरनाई की। ठीक, चलिए द चेराज, तो अब हम लोग चेरा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, द चेराज ऑल्सो नोन एज केरला पुत्र। ठीक है, चेराज जिनको कि केरला पुत्र के नाम से भी जाना जाता था, सन ऑफ केरला इसका मतलब है। द चेरा रूल्ड ओवर द वेस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। जो चेरा हैं ये तमिलनाडु और केरला के वेस्टर्न पार्ट पर ये राज किया करते थे। विद देयर कैपिटल एट वांजी, इनकी जो कैपिटल है वो क्या थी, वांजी थी। प्रेजेंट डे करूर इन तमिलनाडु, जो कि आज के तमिलनाडु के करूर में पड़ता है, मतलब ये जगह पड़ती है। दे played an essential role in shaping the regional cultural and economic history, encouraging the growth of Tamil literature and patronizing Sangam poets। क्या कह रहे हैं कि भाई इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उस क्षेत्र की जो संस्कृति है, ठीक है, उसका जो इतिहास है, आर्थिक इतिहास है, उसको बनाने में। ठीक है, इन्होंने तमिल लिटरेचर को काफ़ी ज़्यादा क्या करा है, इनकरेज करा है, उसकी ग्रोथ को काफ़ी इन्होंने इनकरेज करा है, काफ़ी बढ़ावा दिया है। और साथ ही में ये जो संगम पोइट्स थे उनको पेट्रोनाइज करा करते थे, मतलब उनको अपने यहाँ रखा करते थे, उनको आश्रय दिया करते थे। द चिराज वर नोन फॉर देयर एक्सटेंसिव ट्रेड कनेक्शन विद द रोमन एम्पायर एंड वेस्ट एशिया, एक्सपोर्टिंग मैनी गुड्स फ्रॉम इंडिया टू द आउटसाइड वर्ल्ड। क्या कह रहे हैं कि जो चेरा है इनको जाना जाता है इनके दूर दूर तक फैले हुए व्यापार के इनके जो कनेक्शन है उनके लिए। ठीक है, ये रोमन एम्पायर से, वेस्ट एशिया से इनसे व्यापार करा करते थे और ये भारत से सामान विदेशों में भेजा करते थे। द किंगडम बिकम अ हब फॉर एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस, टिम्बर, आइवरी एंड पर्ल। ये जो राज्य है ये एक हब बन गया, ये केंद्र बन गया सामान को एक्सपोर्ट, जैसे कि मसाले, लकड़ी, आइवरी, पर्ल्स, इन सब के एक्सपोर्ट का ये क्या बन गया, एक हब बन गया। थिंक अबाउट इट, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ हिस्टोरियन अनकवर द ट्रेड रिलेशन बिटवीन टू डिस्टेंट किंगडम्स मैनी सेंचुरीज अगो। क्या कह रहे हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि कई सदियों पहले ये जो व्यापार हो रहे हैं दूर दूर के राज्यों के बीच में, इतिहासकार इसके बारे में कैसे पता करते होंगे। लेट अस टेक अ मोमेंट टू ब्रेनस्टॉर्म एंड डिस्कस हाउ दिस इंफॉर्मेशन कम टू लाइट। चलिए कुछ क्षण रुक के इस चीज़ पर विचार करते हैं और डिस्कस करते हैं कि जानकारी आखिर हमें कैसे पता चली। ठीक है, तो देखो व्यापार में सीधी सी बात है, व्यापार कैसे हो रहा होगा, सामान के आदान प्रदान से, ठीक है, या फिर मुद्रा यानी करेंसी के आदान प्रदान से। ठीक, तो मान लो दो मेरे राज्य हैं ए और बी, इनके बीच में क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है। ठीक है, दोनों के अपने क्या है, अलग अलग कॉइन्स हैं। तो सीधी सी बात है, अगर व्यापार हो रहा है तो ए के कॉइन हमको बी में देखने को मिलेंगे, बी के कॉइन हमको ए में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मान लो बार्टर सिस्टम है, करेंसी नहीं बार्टर सिस्टम है, मतलब सामान के बदले सामान। तो ए के कुछ तो स्पेशलिटी होगी, एक ही कुछ तो सामान की खासियत होगी, तो हो सकता है हमें वही खास सामान बी में देखने को मिले, और बी की हो सकता है कुछ खासियत है वो सामान हमें ए में देखने को मिले। तो अब इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि इनके बीच में क्या होता होगा, व्यापार होता होगा। ठीक है, चलो द चेरा किंग्स इशूड अ नंबर ऑफ कॉइन्स अंडर देयर रेन। अपने शासन के अंदर चेरा के जो राजा हैं इन्होंने कई सारे सिक्कों को क्या करा, इशू करा। डू यू नोटिस द रॉयल एम्बलम ऑफ चेरा ऑन वन ऑफ सच कॉइन गिवन बिलो। नीचे दिए हुए एक कॉइन पर क्या आपको चेरा का जो एम्बलम है वो दिख रहा है। तो ये मेरे क्या है, चेरा के टाइम पे जो कॉइन जारी करे गए ना उनकी इमेज है। ठीक है, चलो पांड्यास, तो अब हम लोग पांड्यास के बारे में पढ़ने वाले हैं। दी पांड्यास रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ तमिलनाडु एंड दी सराउंडिंग रीजन। पांड्यास ने कहाँ पे राज करा था, तमिलनाडु और उसके आसपास के जो क्षेत्र है उस पर राज करते थे। विद देयर कैपिटल एट प्रेजेंट डे मदुराई, और उनकी जो राजधानी थी वो आज का जो मदुराई है वहां पर हुआ करती थी। गोज बैक सेवरल सेंचुरीज बीसीई, ये क्या है, कई सदी पहले क्या है, जो मदुराई है वही इनकी राजधानी हुआ करती थी। सक्सेसिव किंग एक्सपैंडेड दी पांड्या किंगडम, इसके बाद में जो राजा आए हैं उन्होंने इस पांड्या किंगडम को और भी ज़्यादा क्या करा है, फैलाया है। इन हिज वर्क इंडिका मेगास्थनीज मेंशन दिस किंगडम एज अ प्रॉस्परस वन with a strong administration and involved in active trade with distant powers like the Greeks
and Romans. Apart from much internal trade, Caravella, for instance, states that he get hundred of pearls bought from the Pandya kingdom. क्या कह रहे हैं कि भाई अपने काम इंदिका, जो कि मैगथनीस ने लिखा हुआ है, तो अपने इस काम इंदिका के अंदर मैगथनीस ने मेंशन करा कि ये जो किंगडम है, ये जो पांड्या राज्य है, ये एक बहुत ही समृद्ध, बहुत ही शक्तिशाली राज्य है। ठीक है, यहाँ का प्रबंधन बहुत ही अच्छा है और इनका व्यापार दूर दूर की काफ़ी शक्तियों से होता है, जैसे कि यूनान, रोमन, इनसे इनका व्यापार होता था। इसके अलावा अंदरूनी व्यापार यानी देश के अंदर भी काफ़ी इनका व्यापार हो रहा है, जैसे कि जो केरावाला हैं, इन्होंने कई सौ जो हीरे जवाहरात हैं वो पांड्या किंगडम से लिए थे। The पांड्याज वर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नेवल पावर ऑफ सब कॉन्टिनेंट। जो पांड्याज हैं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेवल पावर भी हैं। ठीक है, ये कह सकते हो इनके पास में जल सेना भी थी। ठीक है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जल शक्ति भी हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट के। द लेटर पांड्याज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू आर्ट, आर्किटेक्चर एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रीजन। बाद के जो पांड्या के शासक रहे हैं, इन्होंने और योगदान दिया है चित्रकला, साहित्य और इस राज्य की समृद्धि में। थिंक अबाउट इट। द पांड्याज वर नोन फॉर देयर पर्ल्स। जो पांड्याज हैं वो अपने जवाहरात, हीरे जवाहरात के लिए जाने जाते थे। वाई डू यू थिंक पर्ल्स वर इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग दिस टाइम। क्या कह रहे हैं कि क्या लगता है आपको, जो पर्ल्स हैं, जो ये हीरे जवाहरात हैं, वो इस टाइम पर ट्रेड, व्यापार के इतने महत्वपूर्ण चीज़ें क्यों थी। देखो, चमकती हुई चीज़ें इंसानों को ना हमेशा से ही पसंद आई हैं। ठीक है, वो अभी की बात नहीं, चमकती चीज़ें इंसानों को हमेशा से ही पसंद आई हैं और उनकी वैल्यू ही क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, तो इनके टाइम में भी चमकते हुए पर्ल्स लोगों को खूब पसंद आते थे और इस वजह से जो इनके यहाँ पे पर्ल्स मिलते थे, इनके यहाँ बहुत मिलते हैं। देखो, पांड्या जो जगह है ना, जिस जगह पे राज कर रहे हैं, उस जगह पे खूब सारे पर्ल्स मिलते हैं। ठीक है, इसलिए इनके पर्ल्स क्या दुनिया भर में खूब मशहूर हैं। ठीक, चलो। द पांड्याज लेफ्ट मैनी इंस्क्रिप्शन इन विच देयर किंग्स asserts their great concern for their subject welfare and their encouragement to all school of thoughts and belief। पांड्याज जो हैं, इन्होंने कई सारे इंस्क्रिप्शंस छोड़े हैं। ठीक है, इनके भी हमें कई सारे इंस्क्रिप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें जो राजा हैं वो अपने जो प्रजा है, ठीक है, उसमें हमको पता चलता है कि राजा जो है अपनी प्रजा की बहुत चिंता करा करते थे और उनकी भलाई के लिए क्या थे, काफ़ी परेशान रहते थे। इसके अलावा जो बाकी विचारधाराएं हैं, बाकी जो यकीन है, उनको भी क्या करते थे, इनकरेज करते थे। ठीक है, चलो। इन्वेजन ऑफ एंडो ग्रीक। हैविंग कंप्लीटेड आवर ब्रीफ जर्नी इनटू साउथ इंडिया, इट इज टाइम टू रिटर्न टू नॉर्थ वेयर अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज अबाउट टू अकर। क्या कह रहे हैं कि हमने अब अपना थोड़ा सा छोटा सा जो सफ़र था हमारा साउथ इंडिया का, वो कंप्लीट कर दिया है। अब समय है कि हम लोग वापस नॉर्थ इंडिया में लौट चलें और नॉर्थ इंडिया में इस समय के दौरान कुछ अलग ही प्रकार की चीज़ें घट रही हैं। सो फार वी हैव ओनली विजिटेड अ फ्यू नेटिव डायनेस्टीज़। अभी तक हम लोगों ने जो हमारी नेटिव डायनेस्टीज़ हैं, जो हमारे यहाँ अंदर के जो वंश हैं, उनको विजिट करा। येट द सेम पीरियड ऑल्सो विटनेस द अराइवल ऑफ इन्वेडर्स हु एंटर्ड थ्रू नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड टू कंट्रोल ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सेंट्रल रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। क्या कह रहे हैं कि इसी समय काल के दौरान कई सारे घुसपैठिए आए हैं, कई सारे बाहर से आए हैं शासक, जिन्होंने हमला करा है और नॉर्थ वेस्ट की जो सीमा है, नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ और जो सेंट्रल के क्षेत्र हैं सब कॉन्टिनेंट पर, उन पर क्या करा है, कब्जा करा है। लेट अस फर्स्ट एग्जामिन द लेगेसी ऑफ अलेक्जेंडर ब्रीफ कैंपेन इन इंडस प्लेन। चलो, अब हम लोग अलेक्जेंडर का जो कह सकते हो सैन्य मिशन था इंडस के मैदानों में, उसको थोड़ा सा देखते हैं। While retreating from the area he had conquered, he left satraps behind। क्या कह रहे हैं कि जिन क्षेत्रों पर अलेक्जेंडर ने विजय हासिल करी थी, जब ये लौट रहा था तो उसने उस क्षेत्रों पर जो सत्राप्स हैं उनको अपॉइंट करा। अच्छा, सत्राप कौन होते हैं? इससे पहले वाले चैप्टर मैंने आपको बताया था कि सत्राप ये ऑफिशियल्स थे जिनको कि ये लोग क्या करते थे, अपॉइंट करते थे। ठीक है, सत्राप क्या होते थे? बेसिकली ये वो लोग होते थे, गवर्नर टाइप के होते थे, जिनको कि जो इनका एम्पायर है वो अपॉइंट करता था कि तुम इस राज्य का काम देखोगे। ठीक, ये चीज़ है। तो अलेक्जेंडर जब वापस जा रहा था तो उसने कई सारे सत्राप क्या है, छोड़े हैं। ओवर टाइम, समय के साथ साथ, दीज रीजनल रूलर एस्टैब्लिश देयर इंडिपेंडेंट डोमेन्स एंड कम टू बी नोन एज इंडो ग्रीक।
समय के साथ साथ ये जो क्षेत्रीय शासक थे, इन्होंने अपने इंडिपेंडेंट मतलब इन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया और कई सारे राज्य की स्थापना करी, जिनको कि हम लोग इंडो ग्रीक्स कहते हैं। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्य, मौर्य के डिक्लाइन के बाद में, इनके पतन के बाद में, द एरियाज इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन रफली प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वर एन ईजी टारगेट फॉर द इंडो ग्रीक्स। क्या कह रहे हैं कि भाई मौर्यों के पतन के बाद में जो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न क्षेत्र हैं, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो कि अभी का पाकिस्तान अफगानिस्तान है, ये इंडो ग्रीक के लिए एक बहुत ही आसान टारगेट बन गया, आसान लक्ष्य बन गया। However, while they arrive as conquerors, they were much influenced by the rich local culture. क्या कह रहे हैं, ये आए तो कॉन्करर्स की तरीके से थे, ये आए तो यहाँ पे विजय पाने के लिए थे, लेकिन यहाँ के जो कल्चर है, यहाँ की जो संस्कृति है, इससे इन पर क्या है, काफ़ी प्रभाव पड़ा है। This culture interaction led to a blend of Greek and Indian element in the governance, art, language and daily life, shaping the culture landscape of the region. क्या कह रहे हैं कि ये जो कल्चर इंटरेक्शन हुआ है, ये जो दो संस्कृतियों के बीच में ये जो मेल मिला हुआ है, इसकी वजह से जो यूनान और जो भारतीय हमको एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, किसमें, तब के गवर्नेंस में, चित्रकला, भाषा, रोजमर्रा के जीवन, इन सब में हमको देखने को इन दोनों कल्चर्स की छाप हमें देखने को मिलती है। ठीक है। दी हेलोडोरस पिलर नियर विदिशा मध्य प्रदेश इज नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ सच कनेक्शन। जो हमारा हेलोडोरस पिलर है, जो कि विदिशा के करीब है, वो हमारे इसका एक काफ़ी इस कनेक्शन का, इस मेल मिलाव का, जो इंडो ग्रीक कल्चर्स के बीच में जो मेल मिलाव हुआ, इसका एक काफ़ी बड़ा हमारा उदाहरण है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर एन इंडो ग्रीक एम्बेसडर। इस पिलर का नाम जो है वो इंडो ग्रीक एम्बेसडर के नाम पर रखा गया है। ठीक है। Who in his inscription praises वासुदेव as the god of gods। जो अपने इंस्क्रिप्शन में वासुदेव को देवताओं का देवता, यानी कि जो कृष्ण है, उनको, कृष्ण भगवान को देवताओं का देवता बताते हैं। द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो स्टेट्स, इस इंस्क्रिप्शन के अंदर ये भी लिखा हुआ है, 3 immortal precept footsteps when practice leads to heaven, self restraint, charity, consciousness। क्या इन्होंने लिखा है, इन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन में ये भी लिखा हुआ है कि जो तीन कह सकते हो प्रीसेप्ट्स हैं, यानी कि तीन, देखो प्रीसेप्ट्स क्या होते हैं, प्रीसेप्ट्स का मतलब ये है कि बहुत बड़ी विचारधारा। ठीक है। कोई ऐसे काम जो कि हमको फॉलो करने चाहिए। ठीक है, वो प्रीसेप्ट्स होते हैं। तो ये कह रही है जो 3 हमारे इमोर्टल्स, यानी कभी ना मरने वाले जो हमारे विचारधारा हैं, रास्ते हैं, जिनका हमें पालन करना चाहिए, वो है ये कि हमें सेल्फ रिस्ट्रेन मतलब खुद पे काबू रखना है, चैरिटी करनी है, और कॉन्शियसनेस मतलब मन को साफ रखना है। ठीक है। ड्यूरिंग एक्सकवेशन इन द नॉर्थ इंडिया, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड मैनी इंडो ग्रीक कॉइन्स। क्या कह रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में खुदाई के दौरान जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इनको कई सारे इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं, विच हैव प्रोवाइडेड मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशंस वी हैव अबाउट दीज रूलर्स, जिनसे कि हमें ये जो शासक हैं, इनके बारे में काफ़ी जानकारी मिली है। दोज कॉइन्स वर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड निकल, often portraying a king on one side and Greek deity on the other side। इन कॉइन्स, ये जो कॉइन्स थे, ये सोने, चांदी, कॉपर, निकल, इनके बने होते थे। एक तरफ राजा होता था और दूसरी तरफ ग्रीक का कोई देवता होता था। However, some coin instead of depicting Indian deities like वासुदेव, कृष्ण एंड लक्ष्मी। However, लेकिन कुछ कॉइन्स में ग्रीक डिएटीज की जगह पर, मतलब यूनान देवी देवताओं की जगह पर भारतीय देवी देवता जैसे कि वासुदेव, कृष्ण और लक्ष्मी, ये बने होते थे। द रूल ऑफ एंडो ग्रीक्स एंड्स विद द इन्वेजन ऑफ एंडोस्थीन्स और सखास। क्या कह रहे हैं भाई, जब एंडोस्थीन्स ने इन पर हमला करा है, तो एंडो ग्रीक जो है, इनका जो रूल है, इसका जो शासन है, उसका क्या हो गया है, अंत हो गया है। लेट्स एक्सप्लोर what do you think might have been the meaning of having deities like वासुदेव, कृष्ण और लक्ष्मी on some Indo-Greek coin। क्या कह रहे हैं, कुछ Indo-Greek coin पर वासुदेव, कृष्ण और लक्ष्मी के होने का क्या अर्थ है। तो देखो जी, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि यहाँ पर इंडिया और ग्रीक के जो ट्रेडिशन हैं, उनका हमें ब्लेंड देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे ये दोनों ट्रेडिशन से आपस में आके क्या हुए हैं, मिल गए हैं। ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये एक तो इसको दर्शाती है कि यहाँ पे किस तरीके से इंडिया और ग्रीक के कल्चर मिल गए हैं। ठीक। दूसरी चीज़, रिस्पेक्ट दिखाने के लिए ऐसा करा होगा। ठीक है ना।
और जो वहाँ के लोग हैं उनसे और कनेक्ट करने के लिए हो सकता है ऐसा करा गया हो। ठीक, चलिए, डोंट मिस आउट द Sakas sometimes called Indosthenes also invaded the northwest of the subcontinent and ruled from later part of the 2nd century BCE to 5th century CE। क्या कह रहे हैं? जो हमारे साकास हैं जिनको कि एंडोस्थीन भी कहा जाता है, एंडोशक्थीन भी कहा जाता है, इन्होंने नॉर्थ वेस्ट जो है हमारे सब कॉन्टिनेंट का, वहाँ पर भी हमला करा है और बाद में इन्होंने शासन भी करा है 2nd सेंचुरी BCE से लेकर 5th सेंचुरी CE तक। देयर किंगडम रोज टू पावर आफ्टर एंडो ग्रीक, इनकी जो किंगडम है, इनका जो राज्य है वो शक्ति में आया एंडो ग्रीक के पतन के बाद में। एंड दे वर इन पावर अंटिल द अराइवल ऑफ कुषाण, और ये कुषाण के आने तक, जो कुषाण है उनके समय तक शक्ति में रहे। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट शाखा संवाद कैलेंडर वॉज डेवलप्ड, इसी समय काल के दौरान शाखा संवाद कैलेंडर जो है वो भी मेरा विकसित करा गया। इट इज़ 78 ईयर बिहाइंड दी ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के 78 साल पीछे है, एक्सेप्ट फ्रॉम जनवरी मार्च व्हेन इट इज़ बिहाइंड बाय 79 ईयर्स, जनवरी मार्च को छोड़ के, क्योंकि तब ये 79 ईयर्स पीछे होता है। इट वॉज अडेप्टेड एज इंडियन नेशनल कैलेंडर इन 1957, इसको इंडियन नेशनल कैलेंडर के तौर पे अडेप्ट करा गया था 1957 में। ठीक है ना। द इमर्जेंस ऑफ कुषाण, तो अब जो ये कुषाण है इनका उदय हुआ है, इनके साम्राज्य का उदय हुआ है, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। द कुषाणास ओरिजिनली फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंटर्ड इंडिया प्रोबेबली इन 2nd सेंचुरी CE। क्या कह रहे हैं कि जो ये कुषाण हैं ये ओरिजिनली कहाँ से थे? सेंट्रल एशिया थे। ठीक है, ये कहाँ से? सेंट्रल एशिया से थे और भारत में शायद 2nd सेंचुरी CE में ये आए हैं, इन्होंने प्रवेश करा है। एट इट्स पीक, अपनी चरम शक्ति पर, देयर एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। अपनी चरम शक्ति पर इनका जो साम्राज्य है वो सेंट्रल एशिया, केंद्र एशिया से लेकर भारत के कई नॉर्दर्न हिस्सों तक फैला हुआ था। देयर रूल्स marked a period of extensive culture intermixing and had a profound impact on the history of Indian subcontinent। इनका जो रूल है, इनका जो शासन है, उसमें जो कल्चर है, जो साहित्य है, जो परंपराएं हैं, उनमें खूब इंटरमिक्सिंग हुई है, मतलब ये खूब एक दूसरे से मिली हैं। ठीक है, और इसने भारत के इतिहास पर काफ़ी बड़ी छाप भी छोड़ी है। When he was not busy with military campaign, Kanishka encouraged art and culture, leading to the development of new artistic style। जब वो अपने मिलिट्री कैंपेन्स में बिजी नहीं होता, जब ये सैन्य अपने अभियान नहीं कर रहा होता, तो उस समय पे ये जो था कनिष्क, ये आर्ट और कल्चर को क्या करता? बहुत बढ़ावा देता। ठीक है, जिसकी वजह से कई सारे नए आर्टिस्टिक स्टाइल भी इसके टाइम पे क्या हुए? डेवलप हुए हैं। लेट्स एक्सप्लोर केयरफुली ऑब्जर्व दिस मैसिव स्टैचू। ये हमारा बहुत बड़ा सा स्टैचू है, इसको ध्यान से देखो। 1.85 मीटर हाई, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1.85 मीटर की है। एंड नोटिस दी क्लोथिंग, इसके जो कपड़े हैं उसको नोटिस करो, हथियार और इसने पैर पे जो पहन रखा है इसको नोटिस करो। व्हाट डज इट टेल अबाउट दिस फिगर, इस फिगर के बारे में ये क्या बताता है? तो देखो, ये जो स्टैचू है ये किसी बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति का लग रहा है दिखने में। ठीक है, क्योंकि ऐसे हथियार, कपड़े, ये सब कोई बहुत ही शक्तिशाली, एक सेकंड को, अच्छा, ये जो स्टैचू है ये राजा कनिष्क का ही है। ठीक है ना, ये राजा कनिष्क का ही है। ठीक है, तो हम लोग को कुछ इसमें ढूंढने डालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें लिखा हुआ है कि ये जो स्टैचू है ये किनका है? राजा कनिष्क का है। ठीक है, दिस फेमस हेडलेस स्टैचू इज ऑफ किंग कनिष्क। ये जो हेडलेस स्टैचू है, बिन सिर वाला स्टैचू है, ये किनका है? राजा कनिष्क का है। प्रोबेबली द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी, कुषाण वंश के ये सबसे सर्वशक्तिशाली राजा थे। द ब्राह्मणी इंस्क्रिप्शन ऑन द स्टैचू रीड्स महाराजा राजाधिराज देवपुत्र कनिष्क। जो इंस्क्रिप्शन है, मतलब जो गुदा हुआ है स्टैचू पर, इस मूर्ति पर, वो ये है कि महाराजा राजाधिराज देवपुत्र कनिष्क, दैट इज द ग्रेट किंग। इसका मतलब ये है कि भाई महान राजा, राजाओं के राजा, देवताओं के पुत्र कनिष्क। ठीक है, चलिए,
लेट्स एक्सप्लोर। ऑब्जर्व दी कॉइन केयरफुली। ये जो मेरे कॉइन्स दिए हैं, जो मेरे सिक्के दिए हैं, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो। हु बिसाइड दी एम्परर अपीयर ऑन दी कॉइन। एम्परर के अलावा इस कॉइन पर और कौन है? ठीक है, तो ये मेरे कॉइन्स दिए हुए हैं, इस पे एम्परर के अलावा और कौन है बताइए। तो इन कॉइन्स पर आपको एम्परर के अलावा और कौन दिख रहा है? देखो, एक साइड पे तो एम्परर है खुद ही, ठीक, और ये आई थिंक बुद्धा है। ये जो है ना, ये आई थिंक बुद्धा मुझे लग रहे हैं, ठीक। ये शिव नंदी, अगर शिव नंदी हुए इस टाइम पे तो ये शिव नंदी होंगे, ठीक है। और ये भी ये तो एम्परर ही होंगे, ठीक है, ये एम्परर ही होंगे। चलो, ये एम्परर है, ये एम्परर है, ये बुद्धा है, और ये आई थिंक शिव नंदी है, ठीक है। ऑन दी फर्स्ट कॉइन, पहले सिक्के पर, कनिष्क इज शोन होल्डिंग अ स्फीयर टाइटल्ड किंग ऑफ किंग्स। क्या कह रहे हैं कि भाई पहले सिक्के पर कनिष्क बना हुआ है, जो कनिष्क राजा है ये बना हुआ है, और इसने एक भाला पकड़ा हुआ है, और नीचे टाइटल क्या लिखा है? किंग ऑफ किंग्स। वाइल द अदर साइड फीचर बुद्धा विद इंस्क्रिप्शन। इस तरीके से लिखा है बुद्धा ग्रीक स्क्रिप्ट में। क्या कह रहे हैं? वहीं सिक्के के दूसरी तरफ बुद्ध बने हुए हैं, ठीक है, और गुदा हुआ है बुद्धा, ठीक है। ग्रीक स्क्रिप्ट में बुद्धा ऐसे लिखा जाता है। ऑन दी सेकेंड कॉइन, वहीं दूसरे कॉइन पर, एन एम्परर अपीयर्स ऑन वन साइड। एक साइड पे एम्परर यानी कि बादशाह है, एंड शिव एंड द बुल नंदी ऑन दी अदर। वहीं दूसरी तरफ क्या है? शिव और उनके जो बैल हैं नंदी जी, ये दोनों हैं। लेट्स रिफ्लेक्ट ऑन दी फॉलोइंग। क्या कह रहे हैं कि चलिए अब इन पर विचार करते हैं। तो पहला इसमें मेरा क्वेश्चन क्या है? वाई वुड अ पावरफुल रूलर फीचर बुद्धा एंड शिव ऑन हिज कॉइन्स। कोई भी शक्तिशाली जो राजा है वो अपने सिक्के पर बुद्ध और शिव को क्यों बनाएगा, मतलब क्यों गुदवाएगा? वॉट डज इट से अबाउट हिज वैल्यू एंड प्रायोरिटीज। ये उसके वैल्यूज़ और प्रायोरिटीज़ के बारे में ये चीज़ हमको क्या बताती है? तो देखिए, अगर कोई भी राजा अपने सिक्के पर अलग अलग देवी देवताओं को गुदवा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो बाकी रिलीजन के प्रति, बाकी धर्म के प्रति कैसा है? टॉलरेंट है, ठीक है। मतलब उसको बाकी धर्म से दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ राजा होते हैं ना, काफ़ी एक्सट्रीम होते हैं कि उनको नहीं, हमको सिर्फ हमारा ही धर्म चाहिए और कोई धर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जो इंसान इस तरीके से अपने सिक्कों पर अलग अलग धर्म के देवी देवताओं को गुदवा रहा है, सीधी सी बात है, उसको बाकी धर्म के देवी देवताओं से कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये चीज़ ये भी दिखाती है कि किस तरीके से जो अलग अलग कल्चर हैं वो कैसे हो रहे हैं? इंटरमिक्स हो रहे हैं, आपस में मिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सिक्कों पर अलग अलग देवी देवता गुदे होने का यही मेरा मतलब, ये इसका रीज़न क्या है? एक ये भी है कि भाई कि उस जगह के जो कल्चर हैं उसमें दूसरी जगह के कल्चर्स क्या हो चुके हैं? अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इससे एक मैसेज भी जाता है प्रजा में कि जो राजा है उसको आपके या किसी और के धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप किसी और धर्म को फॉलो कर सकते हो बिना किसी चीज़ के, आपको राजा से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक और मैसेज जाता है, वो है ये कि राजा जो है वो सभी को बराबर तौर पे देखता है, ठीक है। एक ये सारे हमारे क्या आते हैं? मैसेजेस जाते हैं सबसे, ठीक है। चलो, कैन यू फाइंड मॉडर्न एग्जाम्पल ऑफ सच सिम्बॉलिक करेंसी। क्या आप कुछ मॉडर्न एग्जाम्पल हमारे ऐसे सिम्बॉलिक करेंसी के बता सकते हो? तो बिल्कुल, हमारा जो वो है क्या बोलते हैं, नोट होता है, ठीक है। नोट के पीछे आप देखोगे तो उसमें अलग अलग जगहों की इमेज बनी हुई है, ठीक है। इसके अलावा बहुत से कंट्रीज़ के जो करेंसीज़ होती हैं, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, इन सब की करेंसीज़ के पीछे भी देवी देवताओं की फ़ोटो होती है, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे कंट्रीज़ की करेंसीज़ हैं जिनके पीछे आपको देवी देवताओं की या किसी जगह की फ़ोटो दिख जाएगी, ठीक है। चलिए, द कुशान हेल्ड कंट्रोल ओवर सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ सिल्क रूट। क्या कह रहे हैं कि जो ये कुशान थे इनके पास में सिल्क रूट किसको बोलते हैं? देखो, उस टाइम पर, इनके टाइम पर सिल्क का बहुत व्यापार होता था, रेशम का बहुत व्यापार होता था, ठीक है। और जिस रास्तों से ये रेशम होकर जाया करता था ना, उसी रास्तों को सिल्क रूट कहा जाने लगा, ठीक है। तो जो कुशान है इनके पास में क्या है? सिल्क रूट का क्या है? काफ़ी कंट्रोल है, ठीक। एंड ड्यूरिंग दिस दियर रेन ट्रेड ग्रू। और इनके रेन के दौरान, इनके राज्य के दौरान जो व्यापार है ये काफ़ी ज़्यादा क्या है? बढ़ गया है। कनेक्टिंग इंडिया विद अदर पार्ट ऑफ एशिया एंड वेस्ट, जिसकी वजह से भारत जो है वो एशिया और वेस्ट के बाकी हिस्सों के साथ में जुड़ गया। कंटिन्यूइंग द ट्रेंड सेट अंडर द इंडो ग्रीक रूलर, कुशान आर्ट्स एंड कल्चर
exemplified by the Gandhara and Mathura schools of art are celebrated for their fusion of Indian and Greek style। क्या कह रहे हैं कि भाई एंडो ग्रीक के जो शासक थे उनके ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए जो कुषाण है इनके अंडर में भी जो आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर है, हमारी जो चित्रकला है, ये खूब फली फूली है। ठीक है, साथ ही में जो गांधार और जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स हैं, ये इन्होंने इसके साथ में जुड़ के इस आर्ट को और बेहतर कर दिया, इसमें और चार चांद लगा दिए हैं। ठीक, द स्कल्पचर फीचर अ वैरायटी ऑफ डेटीज रिफ्लेक्टिंग द पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स। जो स्कल्पचर्स होते, जो मूर्तियाँ होती, उनमें वो मूर्तियाँ किनकी होती, अलग अलग देवी देवताओं की होती। ठीक है, जो कि ये दर्शाता कि यहाँ पर शांति से सब लोग रह रहे हैं और शांति से अलग अलग जो विचारधाराएं हैं वो एक साथ रह रही हैं। दिस एरा सॉ द राइज ऑफ रेपुटेशन ऑफ डिएटीज लाइक सूर्य और सन गॉड विच लुक मोर सिमिलर टू ह्यूमन एंड द इंक्रीज इन डेवलपमेंट ऑफ रीजनल आर्ट लेइंग द ग्राउंडवर्क फॉर लेटर टेम्पल्स आर्किटेक्चर इन द सब कॉन्टिनेंट। क्या कह रहे हैं कि इस एरा के दौरान जो देवी देवताओं का रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ा, जैसे कि सूर्य, सन गॉड हो गए। ठीक है, जो कि और इंसानों द्वारा दिखने लगे, मतलब उनको और इंसान के तरीके से बनाया जाने लग गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, इसके साथ में और क्या हुआ कि जो हमारे धार्मिक चित्रकला है उसमें भी काफ़ी क्या हुआ है, विकास हुआ है, वो भी काफ़ी आगे बढ़ी है। और आगे चल के इसी ने नींव रखी किसकी, हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर इन सब की। ठीक है, द गांधार स्टाइल विच इमर्ज इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ पंजाब बिलोंग टू ग्रेको रोमन एलिमेंट्स विथ इंडियन फीचर्स। क्या कह रहे हैं कि ये गांधार स्टाइल मेरा क्या था, गांधार स्टाइल पंजाब क्षेत्र के वेस्ट में शुरू हुआ था। ठीक है, और ये ग्रेको रोमन एलिमेंट्स को जो हैं वो इंडिया के गुणों के साथ में मिलाकर ये मेरी जो आर्ट है, मेरी आर्ट स्टाइल है, ये बनी थी। मोस्ट कल्चर्स एंड आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम दिस ट्रेडिशन वर क्राफ्टेड इन इंट्रिकेट डिटेल्स फ्रॉम ग्रे ब्लैक स्किथ स्टोन। क्या कह रहे हैं कि भाई ज़्यादातर जो मूर्तियां हैं और जो आर्टिफैक्ट्स हैं इस इनके अंदर जो बने हुए थे, इनमें बहुत ही इंट्रिकेट डिज़ाइन थी, मतलब बहुत ही कह सकते हो पेचीदा इसमें डिज़ाइनिंग करी गई थी, बहुत ही अच्छी इसमें डिज़ाइनिंग करी गई थी, काफ़ी इसमें डिटेल्स थी। ठीक है, और ये ग्रे ब्लैक एक पत्थर होता है जिसको ग्रे ब्लैक ससिस्ट स्टोन बोलते हैं, इसमें इन मूर्तियों को बनाया गया है। इन पर्टिकुलर खास तौर पर स्कल्पटर प्रोड्यूस मैनी फाइन बुद्धा इमेजेस। जो स्कल्पटर थे इन्होंने बहुत सारी बुद्धा की इमेज भी बनाई विद रियलिस्टिक एनाटॉमी एंड फ्लोइंग रोप्स, जिसमें रियलिस्टिक वो दिख रहे थे काफ़ी ज़्यादा, और उनकी जो रोप्स हैं, मतलब जो उन्होंने वस्त्र धारण करे हुए हैं, वो बहते हुए हमें उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक हमारा गांधार आर्ट का देख सकते हो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ। चलिए, तो अब यहाँ पर हमारा एक मैप दिया है, और ये मैप किसका है दोस्तों, ये है सिल्क रूट का। किसका है, सिल्क रूट का। ठीक है, सिल्क रूट ये हमारा चाइना से आता था और दुनिया भर में इसका व्यापार किया जाता था। ठीक है, सिल्क जो है काफ़ी लग्जरियस प्रोडक्ट उस टाइम पे माना जाता था। तो ये जो रेड रेड आप देख रहे हो ना, ये पूरे मेरे क्या है, सिल्क रूट है। ठीक है, ये मेरे क्या है, सिल्क रूट है। यहाँ चाइना से स्टार्ट है, चाइना से स्टार्ट है, और ये देखो, ये देखो पूरे में फैला हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। मेन रूट ऑफ सिल्क ग्रीन में है, और अदर जो बाकी रूट्स है वो आपको किस में दिखेंगे, रेड में। ठीक है, तो ये सारे सिल्क रूट है, ये सारे देख रहे हो, ये सब के सब क्या है, सिल्क रूट है। ठीक, चलिए, द मथुरा स्टाइल डेवलप्ड इन द मथुरा रीजन ऑफ प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश एंड इज नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्ट इंडियन स्टाइल। क्या कह रहे हैं, मथुरा स्टाइल जो है ये हमारे मथुरा जो क्षेत्र आज के उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे ये विकसित हुई है। ठीक है, जो मथुरा स्टाइल है ये वहाँ पे विकसित हुई है, और इसमें एक अलग ही इंडियन स्टाइल था इसको बनाने का। ठीक है, अनलाइक द गांधार स्टाइल इट्स प्राइमरी यूज रेड सैंडस्टोन फॉर स्कल्पचर एंड रिफ्लेक्ट्स लेस इन्फ्लुएंस फ्रॉम ग्रेको रोमन एस्थेटिक। क्या कह रहे हैं कि भाई गांधार स्टाइल से एकदम अलग ये जो इस स्टाइल में जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी वो रेड स्टोन से बनाई जाती थी, रेड सैंड स्टोन से बनाई जाती थी। ठीक है, और इसमें हमको ना के बराबर ग्रेको रोमन एस्थेटिक, मतलब ग्रेको रोमन जो तरीके ना मूर्ति बनाने के, उसका हमें बिल्कुल ना के बराबर असर दिखता है। दिस आर्ट फॉर्म इज नोन फॉर इट्स डिपिक्शन ऑफ इंडियन डेटीज इंक्लूडिंग
कुबेर, लक्ष्मी, शिव, बुद्धा, यक्षा एंड यक्षिनी एंड जनरली प्रोड्यूस फुलर फिगर्स विथ स्मूथ मॉडलिंग। क्या कह रहे हैं कि इस आर्ट फॉर्म में जो भारतीय देवी देवता हैं वो हमारे डिपिक्ट करे जाते थे, ठीक है ना, जैसे कि शिव हो गए, लक्ष्मी हो गए, कुबेर, बुद्ध, इन सबको इसमें दिखाया जाता था, ठीक है। और बहुत ही स्मूथ मॉडलिंग होती थी, मतलब बहुत ही स्मूथ इनकी मूर्तियां जो है वो बनती थी, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुबेर की इमेज यहाँ पे है। ये जो स्कल्पचर है किसका है? कुबेर। कुबेर कौन है? गॉड ऑफ वेल्थ, धन के देवता, ठीक है ना। कुबेर कौन है? धन के देवता। चलिए लेट्स एक्सप्लोर क्या है इसमें। नाउ दैट यू आर फेमिलियर विद द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मथुरा एंड गांधार स्टाइल ऑफ आर्ट, स्टडी द पिक्चर आर्टिफैक्ट गिवन इन फिगर 6.27 on the right page and try to identify which school of art each artifact belongs to। क्या कह रहे हैं कि अब आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक मथुरा और गांधार स्टाइल दोनों की पता चल चुकी है। तो पेज एक सेकंड को, फिगर 6.27 में जो दे रखी है स्कल्पचर, उनको जाके पहचानो कि कौन जो स्कल्पचर है वो किस हमारे उसको बिलोंग करता है, कौन से स्टाइल को बिलोंग करता है। राइट योर ऑब्जर्वेशन विद जस्टिफिकेशन, डिस्कस योर आंसर, ठीक है। तो चलो भाई ढूंढ लेते हैं। अच्छा ये रही, ठीक। तो देखो मथुरा जो है हमारी आर्ट स्टाइल, उसकी खासियत क्या है कि जो मॉडलिंग है स्मूथ है, मतलब मूर्तियां चिकनी है, तो ये मथुरा हो गई, ठीक है ना। गांधार में क्या है कि रोप्स बनाई गई हैं, रोप्स यानी कपड़े बनाए गए हैं जो कि फ्लो कर रहे हैं, ऐसे दिखने में लगते हैं, तो ये गांधार हो गया आपका, ठीक है। ये जो है ये मथुरा है, ठीक है। इसमें ये भी मथुरा लग रही है, ये गांधार है आपका, ये भी मथुरा है, ठीक है। और कोई है क्या? अच्छा नहीं, और नहीं है, और नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है जी। तो ये लिख लीजिएगा, एक सेकंड। अच्छा रुको 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 रुको, अभी ये बचा हुआ है, अभी ये बचा हुआ है, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, ये बचा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग हमारी समरी देख के सीधे क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे, ठीक है। चलो। Despite the political conflict and power struggles, the period saw remarkable culture exchange and assimilation। क्या कह रहे हैं कि भाई इतना ज़्यादा पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा राजनीतिक असमंजस होने के बावजूद, शक्ति को लेकर इतना संघर्ष होने के बावजूद, यह जो समय काल है इसमें हमारे जो कल्चर हैं, हमारी जो संस्कृति है, उसका खूब आदान प्रदान हुआ है और अलग अलग संस्कृतियाँ आपस में आके खूब मिली हैं, ठीक है। दिस शेयर्ड हेरिटेज इज एविडेंट इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये जो हमारी बाटी हुई धरोहर है, ये हमको साफ तौर पर चित्रकला में दिख जाती है, चित्र और चित्रकला में दिख जा रही है। वेयर स्टाइल्स इंटरेक्ट, जहाँ पे जो अलग अलग स्टाइल हैं वो एक दूसरे के साथ में क्या है, मिल रहे हैं। बट विद आ डोमिनेंस ऑफ इंडियन थीम, लेकिन इंडियन थीम की उसमें डोमिनेंस है, मतलब भारतीय थीम जो है वो इन सब में हावी है ज़्यादा, स्पेशली हिंदू एंड बुद्धिस्ट वन। इट वॉज ऑल्सो द एज व्हेन संस्कृत लिटरेचर फ्लरिश्ड। ये ही वो समय काल है जब संस्कृत जो मेरी साहित्य है ये भी खूब ज़्यादा मेरी क्या है, फली फूली है। विथ इन पर्टिकुलर द कंपोजिशन ऑफ मेजर इंडियन टेक्स्ट सच एस महाभारत एंड रामायण रिफर टू द चैप्टर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। अच्छा ये दिया हुआ है। चलो क्या कह रहे हैं, खास तौर पे यहाँ पे हमारी इस समय महाभारत और रामायण ये हमारी क्या है, इनको कंपोज करा गया। रिकॉग्नाइजिंग दिस कनेक्शन एनकरेज अस टू व्यू दिस tapestry of past not as confined to one kingdom or ruler but as a dynamic process that work through interaction and assimilation over time। क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारे कनेक्शंस हैं ये हमको इनकरेज करते हैं कि हम इतिहास के इस पहलू को सिर्फ एक या दो राज्य तक ना सीमित रखें या एक या दो राजा के हिसाब से ना देखें, बल्कि ये जो हमारा कह सकते हो जो भी ये बदलाव हुआ है ये ओवर टाइम हुआ है, समय के साथ हुआ है, ठीक है। धीरे धीरे जो भी इंटरेक्शन, जो भी ये एक दूसरे में मिलना है, ये क्या है, ओवर टाइम हुआ है, ठीक है ना। और इसकी ये जो मतलब पूरी प्रोसेस है ना, ये ओवर टाइम हुई है, ये इसमें है। चलिए तो ये तो हमारा चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। आखिरी में अब हमारे यहाँ पे क्या दी हुई है, टाइमलाइन दी हुई है 200 BCE से लेके 300 CE तक। तो यहाँ पे 185 क्या है, पुष्यमित्र शुंगा, जिन्होंने क्या करा है, असैसिनेट करा है आखिरी मुगल एम्परर को, सॉरी मुगल कह रहा हूँ, मौर्यन एम्परर को, ठीक है। उसके बाद में शुंग वंश, छेदीस, ये सब आए हैं, ठीक है। यहीं पे उसके बाद में आपके
खरवेला आए हैं, ठीक। और साउथ में अगर मैं नीचे की तरफ जाऊं, साउथ का कहाँ है, अच्छा साउथ का ये रहा, साउथ में हमारे चोला चेरा पांड्याज आए हैं, साथ में सतवानास भी आए हैं, ठीक है। शाखास ये बाहर से आए थे, एंडो ग्रीक को हराने वाले शाखास ही थे, ठीक है। इन्होंने इनको हरा के इनका अंत करा था, ठीक। उसके बाद में फिर इधर हमारे ये कुषाण ये आ गए हैं, कनिष्क इनका राजा था बहुत मशहूर, कनिष्क, कारिकाला, ये सब, ठीक। चलो, तो ये सब था हमारे इस चैप्टर में, ठीक है ना। चलिए, तो बिफोर वी मूव ऑन, इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स दिए हैं समरी के, इसको पढ़ लेते हैं और फिर क्वेश्चन से भी चलेंगे, ठीक है। चलो, द पीरियड आफ्टर, एक सेकंड रुकिए, द पीरियड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर was characterized by the emergence of many big and small kingdom across the subcontinent। क्या कह रहे हैं कि मौर्य एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद, इनके खंडन के बाद में हमारे बहुत से छोटे बड़े राज्य उभर के आए हैं सब कॉन्टिनेंट में। दी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वर coupled with the foreign invasion which together led a period of reorganization of political power। क्या कह रहे हैं कि भाई जो अंदरूनी संघर्ष चल रहा था वो तो चल ही रहा था, साथ ही में जो बाहर से आक्रमण हुए हैं, जो विदेशियों ने हम पे आक्रमण करे हैं, जिसकी वजह से इस समय काल में जो शक्ति है, जो राजनीतिक शक्ति है, ये इसका बहुत ही कह सकते हो उथल पुथल बहुत हुआ है, बहुत ही बदली है, ठीक है। दिस पीरियड विटनेस्ड अ dialogue of various cultures that observe each other influence to create new style of art, architecture, coinage, etc. with ultimately a dominance of Indian theme and flourish संस्कृत literature। क्या कह रहे हैं कि इस समय काल पे हमारे जो अलग अलग साहित्य हैं, अलग अलग हमारे जो कल्चर हैं, वो एक दूसरे के साथ में मिले हैं, ठीक है। एक दूसरे में हमें इनकी पहचान देखने को मिलती है, ठीक, खासकर हमारी चित्रकला इन सब में। लेकिन इनमें जो डोमिनेंस पार्ट रहा है, मतलब इनमें जो हावी हिस्सा रहा है, वो इंडियन थीम ही हुआ करती थी। और इस समय जो संस्कृत लिटरेचर है ये भी खूब फला फूला है। दिस टाइम वॉज ऑल्सो मार्क्ड बाय रिमार्केबल डेवलपमेंट इन ट्रेड एक्टिविटीज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। क्या कह रहे हैं, ये जो समय है इसमें व्यापारिक गतिविधियां खूब बढ़ी हैं, ठीक है। अंदर बाहर, मतलब देश के अंदर भी व्यापार होता था और बाहर भी खूब व्यापार होता था, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हो गया मेरी समरी। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वाई वॉज द पोस्ट मॉडर्न एरा ऑल्सो नोन एज एरा ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। यानी पोस्ट मॉडर्न एरा, यानी कि मॉडर्न के बाद में ये जो एरा है, जो समय काल है, इसको एरा ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा जाता है। तो क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई मौर्य एम्पायर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद में जो छोटे छोटे राज्य हैं ना, वो उभर आए हैं, ठीक है। मौर्य एम्पायर जो है छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया, ठीक है। नई पावर्स आई हैं, नई पावर आई हैं, रीजन में खूब बदलाव, क्षेत्र में खूब बदलाव आया है, खूब हमले हुए हैं, बाहर से भी हमले हुए हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल और कल्चर सिस्टम क्या हुआ है, खूब रीशेप हुआ है, एकदम अच्छे से बदला है, ठीक। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। The post-modern era was also known as the era of reorganization because Maurya Empire broke down into small kingdoms. New power reorganized regions fought for control. Many foreign invaders enter India like Indo-Greek, Shakas, Kushana। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। Political and cultural system were reshaped, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन संगम लिटरेचर इन 150 वर्ड्स। आपको 150 शब्दों में संगम लिटरेचर के ऊपर क्या करना होगा, आपको संगम लिटरेचर के ऊपर आपको नोट लिखना है, ठीक है। तो देखो, संगम लिटरेचर ये मेरा कहाँ है, ये मेरा कहाँ का है, जो तमिल नीचे के जो नहीं है पोएट वेट, उनका ये है, ठीक है। और ये मेरा 2nd सेंचुरी BC से लेकर 3rd CE के बीच में हमको देखने को मिला है, ठीक। संगम का मतलब क्या होता है, लेखकों की, कवियों की सभा, ठीक है ना। ये इसका मतलब यही है कि लेखकों की सभा, ठीक है। इसमें थीम क्या होती थी पोयम की, लव, ठीक है। साथ ही में जो सोसाइटल वैल्यू हो गई, जैसे हीरोइज्म, जनरॉसिटी, ये सब, ठीक। और इसके अलावा इसमें डेली लाइफ, व्यापार, ये सब भी इनके बारे में मेंशन था, ठीक है। जो राजा हैं चोला चेरा पांड्या, इनका भी मेंशन है, ठीक है। और संगम जो है वो साउथ इंडिया की कह सकते हो वन ऑफ द अर्लीस्ट है हमारी, ठीक। और इसकी जो छाप है वो आज भी हमको देखने को मिलती है हमारे इंडियन कल्चर पे, ठीक है ना। तो ऐसे इसमें लिख दो छोटा सा, तो इसमें लिख दो,
Sangam literature refers to an ancient Tamil poetry composed between 2nd century BCE to 3rd century CE. The word Sangam means gathering or assembly of poets. These poems were written by various poets and reflect themes like love, heroism, generosities. ठीक है. इसके बाद में क्या था, अच्छा हाँ ये द संगम टेक्स्ट ऑफर रिच इंसाइट इनटू पॉलिटिक्स, ट्रेड्स, डेली लाइफ एंड बिलीफ ऑफ दैट टाइम्स. किंग्स आर ऑल्सो मेंशन्ड, नहीं ऐसे लिख दो, किंग्स लाइक चोला, चेरास एंड पांड्यास आर ऑल्सो मेंशन्ड इन इट. संगम लिटरेचर इज वन ऑफ द अर्लीस्ट लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया एंड it continues its influence its influence to on our culture to this day. ठीक है, ये डाल लो. ठीक है, ऐसे डाल लेना. ठीक, वैसे मैं इसमें टाइप करते टाइम अगर मुझे कुछ लगेगा ऊपर नीचे मैं उसमें थोड़ा चेंज कर दूंगा. ठीक है, चलो थर्ड वाले पर आते हैं. थर्ड क्या कह रहा है, विच रूलर मेंशन इन दिस चैप्टर इंक्लूडेड देयर मदर्स नेम इन देयर टाइटल एंड व्हाई डिड दे डू सो. इस चैप्टर के अंदर मेरे कई सारे रूलर्स को मेंशन करा गया है. कौन से रूलर्स थे जो कि अपने नाम में अपनी मदर का नाम डालते थे. ठीक है, गौतमी पुत्र, याद है कि भूल गए, और वह ऐसा क्यों करते थे. तो भाई बताइए कहाँ के रूलर्स हैं जो कि ये कर रहे हैं, ये सॉरी कौन से रूलर हैं जो कि ये कर रहे हैं. तो ये है हमारे गौतमी पुत्र सताकर्णी. ठीक है, इन्होंने अपने मम्मी का नाम गौतमी एज अ टाइटल यूज़ करा था. किस लिए, अपनी मम्मी को ऑनर करने के लिए. ठीक है ना, अपनी मम्मी को ऑनर करने के लिए, और साथ ही में ये उस समय महिलाओं की जो रॉयल पावर है उसको भी क्या करता था, शो करता था. ठीक है, ये सतवाना सोसाइटी में होता था ये. चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं. क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, राइट अ नोट ऑफ 250 वर्ड्स अबाउट वन किंगडम फ्रॉम दिस चैप्टर दैट यू फाइंड इंटरेस्टिंग. एक्सप्लेन व्हाई यू चोज इट आफ्टर प्रेजेंटिंग योर नोट इन अ क्लास. फाइंड आउट व्हाट किंगडम हैव बीन मोस्ट सिलेक्टेड बाय योर क्लासमेट्स. तो ये कह रहे हैं कि आपको किसी एक राज्य के ऊपर 250 शब्द लिखने होंगे कि आपको राज्य पसंद क्यों आया. ठीक है, आपको राज्य इंटरेस्टिंग क्यों लगा है. ठीक है ना. तो इसमें आपको अपने चूज करने के हिसाब से है, सतवाना चूज कर सकते हो, चोला या कुषाण. एक देखो कुषाण चूज कर लेना, ठीक है, या फिर सतवाना, ये दोनों चूज कर लेना. ठीक है, वैसे कुषाण में काफ़ी कुछ लिखने के लिए होता है तो ये कर लो, सिल्क रूट इन्हीं के टाइम पर था. और सतवाना यूज़ कर सकते हो जिसमें जो राजा हैं वो अपनी मदर के नाम को लिया करते थे. ठीक, तो आपको जो भी किंगडम अच्छी लग रही है उसके बारे में 250 वर्ड्स में आप लिख सकते हो. चलिए क्वेश्चन 5 पर आते हैं. क्या कह रहे हैं, क्या इसमें, इमेजिन यू हैव द चांस टू क्रिएट योर ओन किंगडम. कल्पना करिए कि आपको मौका मिला है अपनी खुद की किंगडम को बनाने का. ठीक है, वॉट रॉयल एम्बलम वुड यू चूज़, वाई. आप कौन से रॉयल एम्बलम को चूज़ करोगे. ठीक है, आप कौन से शाही एम्बलम को अपने लिए चूज़ करना पसंद करोगे. ठीक है, वॉट टाइटल वुड यू टेक एज अ रूलर. रूलर यानी कि राजा होने के हिसाब से आप कौन सा टाइटल लोगे अपने लिए. ठीक, राइट अ नोट अबाउट योर किंगडम. अपने राज्य के बारे में एक नोट लिखो, इंक्लूडिंग उसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे और यूनिक फीचर्स क्या होंगे. ठीक है, तो पहले तो अपने किंगडम का नाम सोच लो. ठीक, तो किंगडम का नाम कुछ भी रख सकते हो आप लोग, कुछ भी रख लो. जैसे कि मेरा नाम आकाश है, मैं अपने नाम से लिख लेता हूँ आकाशपुर. ठीक है, आकाशपुर चूज़ कर लिया. और आसमान का एम्बलम चूज लेंगे, आसमान का. ठीक है, और टाइटल क्या लोगे, टाइटल महाराजा धीराज, आकाश राज, ऐसे ले लो. ठीक है, वैल्यूज़ क्या होंगी हमारी, वैल्यूज़ होंगी हमारी इक्वालिटी, लर्निंग, पीस, जस्टिस, ये सब. रूल्स क्या होंगे, एजुकेशन फॉर ऑल, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए शिक्षा मुफ्त. ठीक है, आर्किटेक्चर, टीचर्स, फार्मर्स, सोल्जर्स आर हाईली रिस्पेक्टेड, मतलब उनका खूब सम्मान किया जाएगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. ठीक है, और स्पेशल फीचर ये डाल लेंगे कि भाई मेरे यहाँ पे जो नागरिक हैं वो बड़े बड़े लॉज को लेकर, मेजर लॉज को लेकर अपने आवाज़ उठा सकते हैं कि अगर उनको कोई लॉ, मेजर लॉज पसंद नहीं आया तो उस करके वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उनको प्रोटेस्ट करने का राइट रहेगा. ठीक, चलिए, तो ये तो हमने अपना राज्य बना लिया. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर. तो क्वेश्चन 6 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन 6 है, यू हैव रेड अबाउट द आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट मॉडर्न एरा. कि आपने पोस्ट मॉडर्न एरा में जो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुआ आपने उसके बारे में रीड करा.
टेक एन आउटलाइन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड मार्क द अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ सम ऑफ द एंशिएंट स्ट्रक्चर मेंशन इन दिस चैप्टर। क्या कह रहे हैं कि इस चैप्टर के अंदर मेरे जो एंशिएंट स्ट्रक्चर्स की बात करी गई है, आपको इंडिया में उनकी लोकेशन को मार्क करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए भाई मैप लेकर आओ। ठीक, उसी में होगा, चलो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ना मिला लेना। तो इस चैप्टर में को सबसे स्टार्टिंग में हमारा भारहट स्तूपा मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये है। साथ ही में उदयगिरी करके एक वो थी केव्स, वो उड़ीसा में है। ठीक है, हेलोडोरस पिलर ये आपका मध्य प्रदेश में, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, और ग्रैंड अनिकट जिसका नाम क्या था, अरे याद नहीं आ रहा मुझे, कलई करके कुछ था, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, और मथुरा उत्तर प्रदेश में है। ठीक, तो ये कुछ मुझे याद आ रहे हैं, अगर आप लोग चाहो तो खुद से और भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा चलिए, तो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।